वेलकम दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में मैंने बात की है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त और एक बहुत ही अमेजिंग वॉइस आर्टिस्ट नीलूफर से। नीलूफर से हमने बात की कि कैसे वो बनी वॉइस आर्टिस्ट बाय फ्लूक। एक्टिंग से या वॉइसिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं था। इट वाज जस्ट कि मैं बहुत बोलती थी और मुझे आरजे बनना था। हमने नीलूफर के कैरेक्टर्स के बारे में बात की। T2 शो है, मतलब उसमें तुमने कौन सा कैरेक्टर किया है? शेरा और शेरा। नर्तकी और हाँ डॉली भी कर रही हूँ। अच्छा, 3 कैरेक्टर्स कर रही हूँ उसमें। कितने कैरेक्टर्स उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं आज तक, हमने उनके बारे में बात की। शिवा, स्टारफायर, ब्लॉसम, मिनी माउस, बेबी सिंगम, पोकेमोन में बोनी, बारबी, वरुका, कुंग फू पांडा में स्पंज बॉब। हमने ऑटो भी चलाया। तुम ऑटो चलाओ, मैं भी चलाता हूँ। चलाओ है ना? हाँ, चलाओ। खड्डे आ गए। नीलूफर के साथ मैं बना मिक्की माउस। हेलो मिनी। आज मेरे साथ स्टूडियो में है नीलूफर जो करती है मिनी, और मैं मिक्की माउस बनते बनते रह गया। मिकी माउस, तुम तो यहाँ पर बैठे हो, ऑडिशन कोई और जीत कर ले गया। अरे अब क्या करें, इसलिए मैंने अपना धंधा खोल लिया। टेंशन बॉस, तुम बहुत फनी हो। और फाइनली हमने किया रैपिड फायर राउंड। तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, रैपिड फायर राउंड ज्यादा नहीं सोच सकती मैं। ज्यादा नहीं सोच यार सकती। वैसे ही बहुत सोचती हूँ मैं। ठीक है चलो। और नीलूफर ने दिखाई हमें इतनी सारी वॉइस एक्टिंग की। आई एम श्योर आप लोगों को आ जाएगा बहुत 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 मजा। तो देखते हैं विचार एंड वाइब्स का ये एपिसोड विद नीलूफर। वेलकम नीलूफर, क्या हाल है? बढ़िया हूँ मैं। मैंने तुम्हारा नाम सही लिया अभी? नहीं, नीलूफर। नीलूफर। नीलूफर मुझे नीलूफर मिद्दे मिड-डे। जी। यार सॉरी, मैं ना अभी तक नीलूफर मिड-डे सोचता था। हाँ मिड डे। तो नीलूफर मिड-डे मिद्दे खान। खान। तुम खान हो चुकी हो, मिद्दे के चक्कर में मत पड़ो। खान, नीलूफर खान, क्या लगता है? बिल्कुल इंडस्ट्री वाली लगती हो तुम। है ना? ठीक है, तुम कहते हो आज से यही रहेगा। है ना? आज से नील- सब जगह पे हाँ। चेंज कर दूंगी नाम। नीलूफर मिद्दे खान नहीं, Yes. नीलूफर खान। नीलूफर खान। ओके। ठीक है? आई बिल्कुल। क्या नाम में बिल्कुल वजन है ना, नीलूफर दम खान। है। फिरोज को क्रेडिट जाता है एक्चुअली। हाँ, फिरोज मेरा भाई, वी लव यू फिरोज। आई लव हिम टू। तो नीलूफर, थैंक यू सो मच विचार एंड वाइब्स में आने के लिए। माय प्लेजर। सबसे पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि वॉइसिंग इंडस्ट्री में तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई? डबिंग, वॉइस तुमने कब पहचानी कि तुम वॉइस आर्टिस्ट बन सकती हो? यार वॉइस इंडस्ट्री ना, मैं बहुत एक्सीडेंटली आई हूँ। अच्छा। मैंने अपनी ग्रेजुएशंस ख़त्म करने के बाद मुझे आरजे बनना था। मैंने यूनिवर्सिटी से कोर्स किया। फिर मेरा जो पूरी उस समय डेमो सीडीज़ बनते थे, हमारा correct. शो रील। करेक्ट। तो किसी एक स्टूडियो में मैं डेमो सीरीज़ बन रहे थे, हमारे जो इंस्टीट्यूशन वाले थे सब। तो मेरी आवाज़ सुनते सुनते पास में सोहा अली खान की मूवी चल रही थी। तो अच्छा। वहाँ का कोई एक कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा एक लड़की की लाइन है जिसको डब करनी है, और जो माइक पे जो लड़की है हमें इससे डब करवानी है, इसकी आवाज़ बड़ी मीठी सी है। क्या बात है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे सर ने भी कहा कि ठीक है, हाँ शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, आप बिल्कुल यूज़ करो। तुम तब तक अपना कोर्स कर चुकी थी जी। आरजेइंग का? आरजेइंग का, आफ्टर माई ग्रेजुएशन। ओके, आरजेइंग का कोर्स कर लिया था, वहाँ अपना तुम डेमो रिकॉर्ड कर रही थी। हाँ। कहाँ स्टूडियो था ये, अंधेरी में? यार ये अंधेरी में ही था। Okay. और अब वो स्टूडियो है या नहीं है पता नहीं। पार्क एवेन्यू करके है। अच्छा। तो वो वहाँ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यस प्लीज़ ले जाइए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी एंड ऑल दैट। तो वहाँ जाने के बाद देखती हूँ एक बड़ा सा स्क्रीन है। मुझे उस समय हेडफोन्स तक पहनने नहीं आता था। अच्छा। माइक क्या होता है, हेडफोन्स क्या होता है, मुझे वो सब कुछ नहीं पता था। और वहाँ पे एक सीन था जहाँ पे वो जो लड़की है वो शराब पी के धुत है नशे में, और वो किसी से कुछ कह रही कि मत जाओ। 5 मिनट का भी सीन नहीं था वो। मैंने 45 मिनट्स लिए डब करने के लिए? डब करने के लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक्सप्रेशंस कभी दिए नहीं थे, और अचानक ही एकदम आपको नशे में होना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। एक्टिंग से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था कोई उससे वास्ता पहले? नहीं है। एक्टिंग की नहीं थी बिल्कुल कभी? नहीं। कॉलेज में भी नहीं, स्कूल में कभी बिल्कुल नहीं। स्टेज में, थिएटर में वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं? कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा। सीधे तुम्हें आरजे बनना था क्योंकि तुम्हें लगता था वॉइस से कुछ करना है हाँ, मुझे। हाँ। ठीक है, और ये तुमको कैरेक्टर मिल गया डबिंग करने के लिए। डबिंग करने के लिए मिल गया, और उसके बाद मैंने जैसे तैसे कर लिया, और उससे में मुझे पैसे भी मिल गए। अच्छा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, बोलने के पैसे मिल गए।
उसके बाद मुझे लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया, कोऑर्डिनेटर्स कनेक्ट करना शुरू करे। तो देन आई स्टार्टेड टू नो कि मैंने आवाज़ें बदल सकती हूँ मैं, ओके। कुछ कुछ अलग अलग आवाज़ें निकाल सकती हूँ जो मैं घर में मस्ती में करती थी। उन्होंने कहा कि ये जो आवाज़ तुम मस्ती में कर रही हो, माइक के सामने करोगी तो पैसे मिलेंगे और ये एक कैरेक्टर बन सकता है। ये किसने कहा? उस याद समय है? कुछ कोऑर्डिनेटर्स थे, कुछ सीनियर्स थे, और स्टार्टिंग में ही जब फर्स्ट डे ऑफ रिकॉर्डिंग था मेरा, तो मैं वहीं पर स्टूडियो में फिरोज से मिल ली। अच्छा, तो फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग में ही रिकॉर्डिंग में ही मैं फिरोज से मिल चुकी थी। तो तुम्हारा पहले दिन करियर भी बना और लाइफ भी बन गई, मतलब लाइफ इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक पार्टनर। पर्सनल लाइफ भी बन गई जी। और एक करियर लाइफ भी बन जी, गई पहले दिन। बिल्कुल बिल्कुल गजब बिल्कुल। यार, क्या किस्मत लेके आई ये लड़की। तो एक्टिंग से या वॉइसिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं था। इट हाँ। वाज जस्ट कि मैं बहुत बोलती थी हाँ, और मुझे आरजे बनना था। ओके। और हमारा तो फैमिली बिजनेस था, तो मेरे डैड का ऐसा था कि आप बिजनेस में साथ दोगे। मैंने कहा, ये सब मुझसे नहीं होता, ये सब नहीं होता, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। हाँ, Absolutely. फिर आपने शुरू किया। पहले दिन किसकी डबिंग करने गए? पहले दिन मुझे किसी ने क्राउड डब के लिए बुलाया और क्राउड डब कर रही थी। और आई थिंक उस समय मूवी चल रही थी हीरो, सनी देओल की कोई मूवी थी, प्रीति अच्छा। जिंटा, कोई तो मूवी चल हाँ, रही हाँ, थी। हाँ, हाँ, तो उसकी हाँ। क्राउड डबिंग कर रहे थे। हमको नहीं पता ये क्राउड डबिंग होता क्या है। और किसी भी वॉइस आर्टिस्ट के लिए है ना, मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि उसे क्राउड डब्स करना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, करेक्ट। टू नो। तो वहाँ पे हमसे कहा गया चलो खड़े हो जाओ, हे हु करना है तो हे हु कर लिया। चलो हमिंग करना है तो हम समझते नहीं थे हमिंग क्या होता है, तो हम कर रहे हैं। हबअप करना है तो क्राउड में हबअप करना है। हमको समझाया जाता था कि हाँ, आप एक कैफेटेरिया में हो, वहाँ पे पीछे के लोग किस तरह से बात करेंगे वो ध्यान कर कर आप बात करो। सो हम लोग वो सब करते थे और बड़े मज़े करते थे। और क्राउड डब्स में बहुत सारे फ्रेंड्स बनते थे। उसके दरमियान हम बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें सीखते थे कि कहाँ पर चुप रहना चाहिए, कहाँ पर एक्सप्रेशन ज़्यादा देनी चाहिए, कहाँ पर चिल्लाना चाहिए, कहाँ पर साइलेंट होना चाहिए। तो दैट इज़ हाउ आई केम इन टू दिस इंडस्ट्री। फिर क्राउड डब के थ्रू वी गॉट टू नो अबाउट मैनी अदर वेंडर्स, और उनके साथ साथ काम करते करते फिर लोगों को पता चला कि मैं बच्चों की आवाज़ निकाल सकती हूँ, मैं एनिमेटेड वॉइसेस निकाल सकती हूँ। ये तुमने खुद रियलाइज किया? खुद रियलाइज़ किया लोगों के सामने जब करने लगी मस्ती मस्ती में, तो लोगों ने कहा कि तुम ये एनिमेटेड वॉइसेस निकाल सकती हो, तो तुमको हम ये कैरेक्टर करवाना चाहेंगे या वो कैरेक्टर करवाना चाहेंगे। जो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो था माय फ्रेंड गणेशा। मैं उसी पे आने वाला था। हाँ। कि उसके बाद ही क्राउड डबिंग्स होते रहे, लेकिन सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको मिला माय फ्रेंड गणेशा। गणेशा। फिल्म फिल्म। तो यू आर द वॉइस ऑफ गणेशा? नो, आई एम द वॉइस ऑफ मूषक राज। मूषक राज, Yes, करेक्ट। yes. तो हाँ, वो प्रोजेक्ट कैसे मिला? एक वेंडर थी नहीं है अभी भी। उन्होंने जब सुना कि मैं इस तरह से बच्चों की आवाज़ें निकाल रही हूँ, तो चूँकि माय फ्रेंड गणेशा एक एनिमेटेड मूवी है, वहाँ पे बच्चों की आवाज़ ही चाहिए। तो गणेशा ऑफकोर्स मेघना कर रही थी, और मूषक राज के लिए मेरा ऑडिशन हुआ। बहुत सी लड़कियों का ऑडिशन हुआ, मेरा भी हुआ। तो मेरा सिलेक्ट हो गया, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट टू नो कि अच्छा मैं इस तरह के एनिमेशंस भी कर सकती हूँ, एक लड़की होकर लड़के का भी कैरेक्टर निभा सकती हूँ। करेक्ट। तो दैट इज़ हाउ मुझे पता चला कि ये एनिमेशन कर सकती हूँ, मैं वॉइस बना सकती हूँ, मैं लड़की की भी आवाज़ निकाल सकती हूँ, लड़कों का भी कर सकती हूँ। तो मूषक राज की आवाज़ कैसे, आपने जब पहला ऑडिशन याद है आपको, आपने क्या डायलॉग बोले थे, वो कुछ याद है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जरा बताइए कैसे, क्या बोला था? वो इस तरह से था, मैं हूँ मूषक राज, श्री गणेश जी का वाहन। तुम लोग लड्डू खाओगे? आओ मेरे पास आओ, गणेश जी के पास है, हम वहाँ से थोड़े थोड़े लड्डू उठा लेंगे। इस तरह से था। तो इससे पहले ये आवाज़ नहीं निकाली थी तुमने कभी? नहीं निकाली थी। और मतलब तुम निकालती थी लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि ये वॉइस यूज हो सकती है एज ए कैरेक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे डबिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एज आई सेड इन द बिगनिंग कि मैं बाय फ्लुक आई हूँ यहाँ पर, एक्सीडेंटली आ गई मैं इस फील्ड में। सो अर्चित ने भी कहा था ये बात। हाँ, अर्चित ने कही थी मैं एक एक्सीडेंटल डबिंग आर्टिस्ट हूँ। मैं बाय फ्लुक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, हाँ। बाय फ्लुक। तो इस तरह से, जबकि मेरे पेरेंट्स दे वर नॉट हैप्पी विद इट कि ये क्या होता है, उनको लगता है वॉइस इंडस्ट्री मतलब फिल्म इंडस्ट्री ही है। हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। करेक्ट तो और मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उनको ऐसे ये क्या है,
ये क्यों करोगी, इतनी पढ़ाई करने के बाद तुम ये ये करोगी आवाज़ें निकाल रही हो। आवाजें निकालोगी, और ऐसे क्या है इसमें, कौन सा करियर बनेगा तुम्हारा। हाँ, तब उनको ये भी नहीं पता चलता है ना कि ये एज ए करियर ऑप्शन कितना है ना सही डिसीजन है या ना। बिल्कुल घर बिल्कुल। वालों को कभी कभी नहीं पता चलता है, लेकिन तुमने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है ना, मूषक राज से शुरू करके। यस यस। मैं लिस्ट बना रहा था कि तुमने क्या क्या काम किया। शिवा, स्टारफायर, ब्लॉसम, मिनी माउस, बेबी सिंगम, पोकेमोन में बोनी, बारबी, वरुका, कुंफू पांडा में स्पंज बॉब, टीटू शेरा, मेडागास्कर में मॉट किया है तुमने, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। भाई वहाँ पे तो तुम और मैं, हम ये बताओ हमारे ड्रैगन्स कैसे हैं, तुम सही ख्याल रख रही हो कि नहीं उसका। यार ये बताना चाहूंगी कि अमित और मेरी दोस्ती ड्रैगन्स के जमाने की दोस्ती है, राइट। करेक्ट। नीलूफर, मेरे को ना तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में तुमसे बात करनी सबसे ज्यादा, वो है कैरेक्टर शिवा। दोस्तों, निक्लोडियन, करेक्ट, निक्लोडियन में आपने शिवा देखा है ना, शिवा की वॉइस है नीलूफर। बच्चे मतलब दीवानगी की हद तक तुम्हारी वॉइस को पसंद करते हैं, उस कैरेक्टर को पसंद करते हैं जिसमें जान डाली है तुमने। क्योंकि ये अभी तक तो हम डबिंग्स की बात करते हैं, शिवा ओरिजिनल कंटेंट है इंडिया का जो निक्लोडियन में आता है। तो उसमें पहले क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है और पहले हम वॉइस देते हैं, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस दे क्रिएट एनिमेशन, करेक्ट। तो शिवा के बारे में बताओ, शिवा तुमको कैसे मिला, कैसे ऑडिशन हुआ, कैसे? सबसे पहले आप मुझे बच्चा नहीं कहना अंकल, शिवा नाम है मेरा। सॉरी। उसके डायलॉग ही है ना, ये शिवा उसका पंच लाइन है, ये उसका पंच लाइन है। और जब मैं इसके लिए इवेंट्स कर रही थी, शिवा बहुत हाइप हुआ था, माय फर्स्ट बेबी। शिवा का ऑडिशन मुझसे समीर ने लिया था, समीर शेख ने। और जब मैंने ऑडिशन दिया था तो बड़ी जिस तरह से हक्के बक्के आते हैं कि एक शेड्यूल में हम लेट पहुंचे हैं, दूसरे शेड्यूल के लिए हम ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से लेट हो चुके। तो उसी तरह से इसी दरमियान इस 2 शेड्यूल के बीच में एक ऑडिशन करना था मुझे। और ऑडिशन करते समय मैंने कर दिया, जैसे तैसे करके हो गया करके मैंने कर दिया। और करते समय मैं खुद के टेक से सेटिस्फाइड नहीं थी, मैंने फिर से री ऑडिशन किया। अच्छा, एक मिनट रुकना। नीलूफर यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि जब हम शेड्यूल रहता है तो हम एक दिन में 3, 4, 5 रिकॉर्डिंग्स करते हैं अलग अलग शो की, अलग अलग स्टूडियो में जाके। जिनको नहीं पता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हम एक ही कैरेक्टर की 10 एपिसोड 20 एपिसोड कर रहे हैं, वो भी करते हैं। बट नीलूफर इसलिए बता रही है वो सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि उसने बहुत जल्दबाजी में ऑडिशन दिया था, क्योंकि शेड्यूल उतना टाइट था कि कहीं बीच में टाइम मिलता थोड़ा सा तो एक स्टूडियो में जाके वो ऑडिशन दे के आ गई थी। करेक्ट? बिल्कुल, हाँ, तो ऐसा होता है अक्सर। हाँ, फिर बिल्कुल। तो मैं खुश नहीं थी, वापस मैंने री ऑडिशन दिया था। आई थिंक मैंने उससे ऑडिशन में ऑडिशन दिया था, तो हो गया जैसे तैसे हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं शायद नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, ऐसा लो विथ माई कॉन्फिडेंस। उसके बाद फ़ोन आया कि अरे हो गया, तुम्हारा हो गया है। अच्छा, दोबारा ऑडिशन नहीं दिया तुमने? नहीं, तुमको अच्छा नहीं लगा लेकिन मुझे क्लाइंट अच्छा को नहीं- पसंद आ गया। हाँ, क्लाइंट को पसंद आ गया। नाइस। और फिर कहा कि हो गया है। फिर क्योंकि इनिशियल एपिसोड्स जब होते हैं, जब पहला एपिसोड या 2-3 एपिसोड्स बनते हैं तो उसमें बहुत वर्कआउट होता है। शिवा इज़ एन इंडियन ओरिजिनल एनिमेशन, तो Correct. उसे डेवलप करना, Correct. उसे एक जान डालना, उसे एक कैरेक्टर डेवलप करना, तो उसमें बहुत काम हुआ। बहुत सारे डायरेक्टर्स आए, जो डायरेक्टर्स थे खुद वो लोग सामने बैठकर हर एक लाइन को बोल कर सिखाते थे कि इस तरह से बोलो, उस तरह से बोलो। मैं कई बार मैं खुद संतुष्ट नहीं होती थी, मैंने कहा नहीं ऐसे बोलूँगी मैं। फिर वो डेवलप होता गया। अब शिवा के कुछ एपिसोड्स बनने के बाद आई शिवा के प्रमोशंस की बारी। तो अभी तक मैंने एनिमेशन देखा नहीं था, एनिमेशन पूरा बना नहीं था। अच्छा। ये पहले हम क्या करते हैं, वाइल्ड डब्स करते हैं। करेक्ट। जो स्क्रिप्ट होती है उस पर वाइल्ड डब्स करते हैं, उसके बाद एनिमेशन बनता है। तो अभी तक एनिमेशन बना नहीं था। उसके बाद एनिमेशंस बनने से पहले इसके प्रमोशंस आए, तो वाईकॉम 18 से फ़ोन आया कि हम आपके प्रमोशंस करना चाहते हैं एंड ऑल दैट, शिवा को प्रमोट करना चाहते हैं एंड ऑल दैट। तो प्रमोशन के दरमियान बहुत सारे रेडियो स्टेशंस के थ्रू इंटरव्यूज़ हुए। आरजे जीतू राज, बिग FM, रेड FM, फीवर, इन सारे FMs में ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स ऑफ इंडिया के आरजेस ने मुझे कॉल किया। एंड उस दरमियान बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया था। और बहुत ज़्यादा, और ये रिलीज से पहले रिलीज से पहले बताया गया था कि ये शो होने वाला है। इट वॉज अ प्रमोशन डन बाय निकलोडियन। और उस समय अवार्ड फंक्शंस होते थे निकलोडियन से, तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया। बट आई वॉज बैक स्टेज, क्योंकि हम
स्क्रीन के पीछे वाले लोग हैं। हम आवाज़ से पहचाने जाते हैं, हमारी आवाज़ ही हमारी पहचान है। तो उस समय ये सब चीज़ें होती रही और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मुझे शिवा बनकर बात करना पड़ा। जब आरजे जीतूराज मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने पहले ही मुझसे कह दिया था कि मैं तुझसे ना तू करके बात करूँगा शिवा, तू ऐसे ऐसे करके तू भी तू करके बात करना। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार आरजे जीतूराज से मैं तू करके बात करूँगी, आई मीन हाउ इज़ दिस पॉसिबल। नहीं, ये मेरा शो ही वैसा है, तू बिंदास रह, तू करके बात कर। सो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। तो दैट इज़ हाउ फिर लाइव इवेंट्स होने लगे कि शिवा परफॉर्म कर रहा है। शिवा की डमी परफॉर्म करती थी वहाँ पे, एंड आई वाज द बैक वॉइस ऑफ शिवा। कॉस्ट्यूम में शिवा कॉस्ट्यूम में शिवा। तो वहाँ पर एक इवेंट हुआ था कार्टर रोड में फॉर निकलेडियन। तो मैं वहाँ पे बच्चों के बीच में ही बैठी हुई थी। अच्छा। क्योंकि उनका ऐसा था कि प्रोडक्शन हाउस का कि आपको नहीं बताना है कि यू आर द वॉइस ऑफ शिवा। मैंने कहा ऐसा क्यों यार, दिस इज मेरा बेबी है शिवा एंड मैं कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बोले नहीं, हम ये स्टिग्मा तोड़ना नहीं चाहते हैं कि एक लड़की की आवाज़ दे सकती है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आई रेस्पेक्ट दिस थिंग। तो उसके बाद जब बैठने के बाद बैठ रही हूँ तो कुछ बच्चे बात कर रहे हैं कि यार शिवा आया, देख शिवा बात करेगा। तो मेरे बाजू में जो बच्चा बैठा था, बोलता है आंटी आपने शिवा देखा? एक तो उसने आंटी बोल दिया सबसे पहले बात, तो वही बुरा लग गया मुझे। आंटी आपने शिवा देखा? शिवा मैं ही हूँ। अब मैं बोल नहीं सकती थी ना। बोल तो सकते नहीं हो। वही तो उसने आंटी बोल दिया। उसने, मैंने कहा कि क्यों तुम शिवा देखते हो क्या? मैंने थोड़ा सा गुस्सा हो गई कि आंटी बोल दिया यार इतने तो। हाँ मैं तो देखता हूँ, मैं तो रिपीट टेलीकास्ट भी देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं सुबह 5 बजे उठ के देखता हूँ। मैंने कहा भाई साहब ये लोग 5 बजे उठ के देखता हूँ, क्या है यार, इतने मतलब क्रेज चल रहा था। और उस समय अगल बगल के बच्चे भी है ना, अगर कोहनी मार दिया या किसी ने धक्का मार दिया और कोई अंकल बोल दे, बच्चे लोग ना आजकल समझते नहीं है। अंकल बच्चा नहीं कहना। शिवा का डायलॉग कॉपी है, शिवा का उन्होंने अपना लिया था। तो दैट इज हाउ ये बहुत हाइप हुआ और मैंने बहुत एंजॉय किया। मतलब शिवा मेरे बेटे के पैदा होने से पहले मेरे लिए शिवा ही मेरा बेटा है। सो इट इज़ सो क्लोज। और वो कैरेक्टर इट्स लाइक बहुत मज़ेदार कैरेक्टर। और लोगों ने मुझसे बहुत अजीब सवाल भी किए कि यार कैसा बच्चा है, कैसा लड़का है, स्कूल जाता नहीं, जब देखो तब साइकिल में घूमता रहता है। मैं वही उसी सवाल पे आ रहा था। एज ए वॉइस आर्टिस्ट, एज ए वॉइस एक्टर, आपने वो कैरेक्टर में जान डाली है ना। ओरिजिनली आपकी वॉइस है, ऐसा नहीं कि आपने डब किया है। वो कैरेक्टर अब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, स्क्रिप्ट तो जो आपको दी जाएगी वही बोलोगे। हम एज ए वॉइस आर्टिस्ट, हमारे में इतनी ताकत नहीं होती है यहाँ कि हम कैरेक्टर को अपने हिसाब से चेंज कर दें या उसको बोले कि ये ऐसा नहीं होगा। चीज़ें जो मिलता है हमको बोलना पड़ता है, बिकॉज पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उससे वी आर बाउंड टू दैट। तो जब क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर इतनी मस्ती करने लगता है कि बच्चों पे उसका असर आ जाता है, ये बच्चा नहीं बोलना, जैसे वो आ गया। तो जैसा आपने बोला कि लोगों ने बोले तो कि ये कैसा कैरेक्टर है जो साइकिल में घूमते रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ऐसे कुछ क्रिटिसिज्म या ऐसा कुछ फीडबैक मिला लोगों से कि यार तुम कैसा कैरेक्टर करती हो यार, आस पड़ोस में रिश्तेदारों में चीज़ें? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं परेशान हो गई थी उसके बारे में। लोग जो देखो तब जब शिवा हाइप पे चलाता है, शिवा की आवाज़ करके बताओ ना, शिवा की आवाज़, कि शायरी थोड़ी हर जगह सुना दूँ, शिवा की आवाज़ करके दिखाओ, शिवा की आवाज़ करके दिखाओ। फिर लोगों ने कहा कि यार इनका ऐसा है कि शिवा साइंटिफिकली वो बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करता है। ही इज़ अ सुपर बॉय, नॉट कोई करामाती बच्चा नहीं है, लेकिन वो सुपर बॉय है। साइंस की हेल्प से वो कुछ क्रिएट करता है। उसकी साइकिल उसका सबसे बड़ा साधन है जिसके थ्रू वो दुश्मनों से लड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोगों ने कहा भी कि यार ये पूरे दिन शिवा देखता रहता है और वो ज़रा से कुछ बोलते तो बोले बच्चा नहीं कहना अंकल, बच्चा नहीं कहना आंटी, ये तुमने क्या कर दिया यार। वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, मतलब हम तो साइंटिस्ट बनेंगे, हम कुछ इन्वेंट करके हम अपनी लाइफ जिएंगे शिवा से प्रभावित होकर। तो ऐसे भी लोग आए हैं जो मुझसे ये चीज़ कह चुके हैं कि यार थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पढ़ाई से दूर हो रहे हैं बच्चे, तो ऐसा कुछ इंक्लूड करो अपने एपिसोड में कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। मैंने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो भाई वॉइस आर्टिस्ट हूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, हम तो एंटरटेन ही करेंगे। सो दैट इज़ हाउ ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली, इसमें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जब पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि उस कैरेक्टर में या उस शो में कुछ ऐसी चीज़ डाल दो कि बच्चे को पढ़ाई के लिए वो इंस्पायर हो जाए, प्रेरित हो जाए। लेकिन क्या होता है ना, मैंने भी शोज़ लिखे हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर हम उसमें पढ़ाई की बातें डाल देंगे ना
तो बच्चा पढ़ाई छोड़ के तो यहाँ टीवी देखने आ रहा है, कार्टून बात देखने तो आ है। रहा है, तो यहाँ भी अगर पढ़ाई की बात होगी तो बच्चा ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल। ये उनकी थियरी है। आई डोंट नो ये कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन ये अप्रोच है कोई भी शो बनाने की। तो लेकिन कंटेंट में या स्टोरी लाइन में कुछ इस तरीके से चीज़ें डाली जाती है, जैसे शिवा की बात कर लें, वो एक गैजेट क्रिएट करता है, हाँ। गैजेट बनाता है, उसका दिमाग वैसे चलता है। तो कहीं ना कहीं सटल वे में एक टीचिंग, एक लर्निंग बच्चों के लिए है, जो टीचिंग इस शो के थ्रू जाती है। बिल्कुल। तो वो मिलके बनती हैं चीज़ें। लेकिन हाँ, बच्चे लोग कुछ खुरापात होती है, कुछ शैतानी होती है, तो उससे ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। इंस्पायर हो वो जाते होता हैं, तो ही है, उनको लाइफ में कुछ काफी डिफरेंट natural करना है। होता है, बच्चों को एंटरटेन रहना होता है। जैसे मेरा बेटा कहता है मैं माँ बोर हो रहा हूँ, मैं माँ बोर हो रहा हूँ। हम बार बार उन्हें एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये सारे बच्चे उस एज ग्रुप के वो ढूंढते हैं कि हम कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें। तो कोशिश करते कि घर में भी कुछ, एक ने तो ये भी किया था कि घर में वायर वगैरह जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। शिवा से इंस्पायर हो। शिवा से इंस्पायर होकर वायर वगैरह जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश किया था। और उसके पेरेंट्स ने, मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे कॉल करके कहा कि वो पता नहीं वो स्विच बोर्ड का वायर वगैरह लेकर कुछ कुछ कर रहा है। मैंने कहा ये तो डेंजरस है यार, ये तो डेंजरस है। ये मतलब ये एक ड्रॉबैक भी है करेक्ट। कि इसलिए जब कहा जाता है ना कि प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ये चीज़ें भी बताई जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे है, ऐसे तो बहुत सारे शोज होते हैं जो अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। अमेजिंग है यार। शिवा कैरेक्टर है, मतलब जैसे छोटा भीम, ये सब है इंडियन कैरेक्टर। ये छोटा भीम काफ़ी फेमस हुआ है, और उसी तरीके से शिवा भी काफ़ी फेमस हुआ है ये कैरेक्टर। यस, काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं। अभी चल रहा है शिवा? अभी चल रहा है, चल रहा है अभी भी? अभी नए उसके एपिसोड्स आ रहे हैं। कितने एपिसोड कर लिए तुमने? मैंने ऑलमोस्ट 250 के ऊपर एपिसोड्स कर लिए। हाँ। उससे ज़्यादा होंगे। ज़्यादा ही अभी होंगे मैं शायद। 200 या 300 काफ़ी टाइम से तो कर रही हो तुम। 2016 से मैं डब कर रही हूँ। सो काफ़ी एपिसोड्स हो चुके हैं। और सिर्फ एपिसोड्स ही नहीं है, हमने प्रमोशंस बहुत किए हैं, उसके प्रोमोज बहुत किए हैं, उसके ऑन सेट शोज बहुत किए हैं। तो वो अलग ही फन है। Correct. मतलब मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, लिटरली अपने काम को बहुत पसंद करती हूँ मैं। तो ऐसे तुम्हारे काम एक जो सब पसंद करते हैं वो है टीन टाइटंस गो की स्टारफायर। ओह, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर अगेन। क्यों? अरे वो कैरेक्टर बड़ी अच्छी है। अब सबसे पहले तो वो इंसान नहीं है, alien। इंसान के रूप में एक एलियन है, बड़ी सुंदर सी एलियन है भाई। और दिमाग उसका करीना कपूर का है। करीना कपूर मैं अपनी फेवरेट हूँ, हाँ रॉबिन वैसी है। उसके डायलॉग डाले हैं ऐसे? मैंने डाले, लेकिन वो खुद को बहुत पसंद करती है, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। अच्छा। एंड वो ह्यूमंस की क्वालिटी, मतलब वो अडाप्ट करने की कोशिश करती है पर वो अडाप्ट कर नहीं पाती है। दिमाग सच में उसके पास है नहीं। और टीन टाइटंस गो एक्चुअली उनका मीम वर्जन है ऑफ द टीन टाइटन शो। तो जो टीनेजर टीन टाइटंस होते हैं वो शो है ये। तो वो अक्सर कहती है कि मैं पेंसिल्वेनिया से आई हूँ। उसका एक पेट होता है जो एक कीड़ा होता है। ओह सिल्की, तुम मेरी फेवरेट हो सिल्की। इस रॉबिन को तो कुछ पता नहीं चलता। रॉबिन, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे सिल्की के सारे वर्म्स तुमने फेंक क्यों दिए? मुझे उन्हें खाना था। सिल्की और मैं बैठ के बहुत मजे करते। तो ये एक एलियन इन वर्ल्ड में, अर्थ में आकर किस तरह से आके ह्यूमंस को अडेप्ट करता है और किस तरह से फाइट करता है, क्योंकि वो लोग सुपर हीरोज होते हैं तो उनको फाइट भी करना होता है। तो इसके अंदर भी पावर होती है, सुपर पावर्स होती हैं, जो अपनी आंखों से वो लाइट निकालती है, गुलाबी गुलाबी। शी लव्स पिंक, तो उसकी जो रेजर भी निकलती है वो भी गुलाबी निकलती है। तो ये जो कैरेक्टर जब तुम कर रही थी, तो इसमें जैसे तुमने बोला करीना कपूर है, तो क्या कोई करीना कपूर के ट्रेट या करीना कपूर की डिलीवरी जैसी होती थी, वो तुमने इसमें डालने की कोशिश की थी? बिल्कुल, स्टार्टिंग में मुझे वही कहा गया था, मुझे ब्रीफ इसी अच्छा, तरह से किया ब्रीफ गया में था। भी ये था? हाँ, मुझे स्टार्टिंग में कहा गया था कि इसको ना करीना जैसा रखते ना, वो पू ऑफ द K3G। तो मैंने कहा ठीक है। तो हाउ डेयर यू, तुम मेरी सिल्की को कैसे हाथ लगा सकते हो? हमारे ट्रांसिल्वेनिया में ऐसा नहीं होता है। रॉबिन, तुम चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल हाई पिच पे। और वो इंग्लिश में वो हर सेंटेंस के आगे द लगाती है। अच्छा। I like the round earth, the good earth, the beautiful earth, the Robin.
तो उसको हिंदी में कैसे किया? हिंदी में हमने वो हिंदी रखा में ऐसा हमने कुछ? वो चीज़ नहीं रखी। वो हिंदी एलिमेंट में नहीं हमने रखा। क्या कर दिया, हिंदी में उसको पूजा का कैरेक्टर डाल दिया, यानी कि करीना कपूर फ्रॉम K3G। करेक्ट। तो उसको हमने वैसा अडाप्ट कर दिया, जिसको दिमाग नहीं है बट खूबसूरत बहुत है, और रॉबिन उसको पसंद करता है। रॉबिन पसंद करता है रॉबिन उसे पसंद करता है और वो हर कोशिश करता है कि वो भी उसे पसंद करने लगे। हाँ। तो फेल होता है बेचारा। नाइस, इंटरेस्टिंग। और करते समय कैसा रहा ये, मतलब डबिंग जब करते थे इसको कितना मजा आता था, कैसा? बहुत मज़ा आता था। सारे कैरेक्टर्स स्टार फायर, टीन टाइटंस गो के सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छा डब करते हैं। तो ये शो ऐसा है ना, कोई भी बैठ जाए कभी कोई बोर नहीं होगा देखते वक्त, करेक्ट। क्योंकि इतना ज़्यादा एंगेजिंग है वो, उसमें बहुत फास्ट पेसी शो है। यस, एंड इट इज नॉट सो अडल्ट कॉमेडी, नॉट किड्स कॉमेडी, इट्स मिड वे वाला कॉमेडी, मिड एज ग्रुप, मिड कॉमेडी है वो। अच्छा, स्टार फायर का एक और था, स्टार फायर वर्सेस फोर्सेस ऑफ इविल ना? हाँ हाँ, वो भी एक नई अलग सीरीज है। वो एक अलग सीरीज तो है। उसमें स्टार फायर का कैसा कैरेक्टर था, यही कंटिन्यू रखा है या उसमें कुछ अलग वो आपने भी वॉइस एक एक्टिंग की? सुपर हीरो ही है जो अर्थ पे आती है, और अर्थ पर आके क्योंकि उसे पनिश किया जाता है कि तुमने ये चीज़ें की नहीं, डेविल की बेटी होती है, तो ये चीज़ें नहीं की हैं, तो तुम्हें अर्थ पर आकर तुम्हें सज़ा दी जाएगी कि तुम इंसानों की तरह रहोगी। अच्छा। तो अर्थ पर आकर वो मिलती है अपने एक स्कूल फ्रेंड से जिसका नाम होता है मार्को, और वो बहुत हाई पिच वाली बंदी होती है, वो बहुत हाइपर रहती है, वो हर चीज़ में मैजिक कर लेती है, वो कोई भी काम बिना मैजिक से करती नहीं है। जैसे उसके फ्रेंड का नाम होता है मार्को, तो मार्को मार्को ओ मार्को, वो इस तरह से ही बात करती है, वो सीधे बात ही नहीं करती है। ये स्टार फायर इस सीरीज में? हाँ, तो हर जगह पर वो इस तरह से हाई पिच होकर ही बात करती है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट कैरेक्टर रहा एज कंपेयर टू स्टार फायर ऑफ फ्रॉम टीन टाइटंस को। वो उसमें तो करीना कपूर को पकड़ा था, जी। इसमें आपने जो इंग्लिश में किया था उसी को ही अडाप्ट करना था हिंदी में, और वैसे ही डिलीवरी और वो अडेप्शन बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज वो नॉर्मल नहीं थी, वो बहुत हाइपर रहती थी, कभी खुश हो जाती थी, एक पल में खुश होती थी तो एक पल में बहुत सैड होती थी, एक पल में रोती है तो एक पल में हंसती है। वो इस तरह से इतना वेरिएशंस रख रही थी। यार मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा तुम एक्सीडेंटल वॉइस आर्टिस्ट हो, बाय फ्लूक वॉइस आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती हो? तुम्हारे कुछ डीएनए में, तुम्हारे खानदान में कोई एक्टर रहा है? मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, कहीं मामा मामी चाचा चाची? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हस्बैंड एक्टर हैं। हस्बैंड तो वो तो बाद में आया होगा ना, तुम तो पहले से ही। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि तुम पहले दिन ही अपनी वॉइस एक्टिंग जब तुम करना शुरू किया था, पहले दिन ही तुम अपने हस्बैंड से, फिरोज से मिल गई थी। हाँ, तो उसके साथ रह रह के तुमने एक्टिंग सीख ली। कहते ही इज माय सीनियर। हाँ। फिरोज मेरे सीनियर है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, यू कैन से दैट। तो एक्चुअली क्या है ना, वॉइसिंग एक ऐसी इंडस्ट्री, इट इज ऑल्सो एक्टिंग। इट इज ऑल्सो नहीं, इट इज ओनली एक्टिंग। इट इज ओनली एक्टिंग, सॉरी। तो क्योंकि मेरे को ऐसा, मैं तभी तुमसे बोल रहा हूँ कि तुमने एक्टिंग नहीं सीखी है, लेकिन तुम नेचुरली बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम बहुत अच्छा कैरेक्टर पकड़ती हो। मैंने तुम्हारे जितने भी डब्स देखे हैं, मैंने तुम्हारे ओरिजिनल कंटेंट देखा है जिसमें तुमने कैरेक्टर को बनाया हो, बीट शिवा। तो तुम ना कैरेक्टर की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो समझती हो। वो एक एक्टर जो एक्टर्स वर्क से गुजरता है, जिसने थिएटर वगैरह किया होगा, वो तो एक ट्रेनिंग के थ्रू जा रहा है, उसको पता चलता है, उसकी एजुकेशन वैसी हो रही है। बट कोई कोई लोग नेचुरल ऐसे होते हैं, उनमें से तुम हो। थैंक यू। नहीं, सही बोल रहा हूँ। थैंक यू। हम वॉइस आर्टिस्ट है ना, हम एक्टिंग ही करते हैं। जैसे एक्टर्स को लिबर्टी रहती है आंखों से, बॉडी के दूसरे पार्ट से खेलने के लिए लिबर्टी रहती है। हमारे पास हमारी आवाज़ ही है, सिर्फ आवाज़, जिसके साथ हमें एक्टिंग करनी है। Right. और ये एक्टिंग जो आप कह रहे हो कि एक्टिंग, तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, आई अडेप्ट द कैरेक्टर। मैं कैरेक्टर को देखकर उसको अडेप्ट करती हूँ, उसे घोट लेती हूँ या पी लेती हूँ। वेरी नाइस। कि वो इस तरह से बोलती है तो उसे उसी तरह से बोलना है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। वेरी नाइस। यहाँ पर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ गाइस, सेंसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेज ए मेजर रोल। आप किस सेंसिबिलिटी के आर्टिस्ट हैं? अभी जो नीलूफर ने बात की, वो की ऑब्जर्वेशन की बात। आप ऑब्जर्व करते हैं कैरेक्टर को वाइल्ड डबिंग, कि मेरा कैरेक्टर ऐसा कर रहा है, मेरे को ऐसे जाना है, इतनी पिच में उसने ऊपर गया, इतनी पिच में नीचे गया, ये हरकत की उसने, तो मेरे को भी वैसे ही करना है। तो आपके अंदर ये सेंसिबिलिटी, ये सेंस होना चाहिए कि मैं उस कैरेक्टर को किस तरीके से अपनाऊं, डिट्टो मैच करूं, कॉपी करूं,
फिर आप अपनी भाषा में, जिस लैंग्वेज में आप डबिंग कर रहे हैं, उसमें उसको उतारना। तो भाषा की समझ, भाषा की पकड़ आप में होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल स्किल्स तो बहुत कमाल की चाहिए। बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक्टर नहीं भी हैं, आप एक्टर वर्क नहीं करते हैं या एक्टर ट्रेनिंग से नहीं गुजरे हैं, लेकिन आपके अंदर ये आपका सेंस हो और ऑब्जर्वेशन स्किल हो कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको अपनाने का सेंस हो, तो आप नीलोफर की तरह कमाल कर सकते हैं। है ना? और अमित की तरह भी। सही बोला ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो तुम बता रही थी कि इस तरीके से तुम कैरेक्टर को पकड़ती हो, तुम बोलती हो मेरे को इधर उधर नहीं जाना, जो ये कर रहा है वैसा ही वही करना है, और ये वही करना चाहिए। आप खुद का दिमाग लगाकर या आप कुछ डिफरेंट करोगे तो आप कैरेक्टर बदल दोगे, कैरेक्टर खो दोगे। Until unless it is not required, you should not do You it. should not do it. Until and unless you are making original animation. हाँ, उसमें तो तब you आपको explore. डेवलप करना है। You explore. एक्सप्लोर करना। जहाँ जब बेस्ट होगा डायरेक्टर आपको बताता है, हाँ ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ये करना। बिल्कुल बिल्कुल। और जो डब्ड कैरेक्टर्स होते हैं उसको तो आपको सिर्फ फॉलो करना है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, और वो बहुत अच्छा कर चुके होते हैं। करेक्ट। आपको कुछ करना नहीं होता है, Correct. कोई मसाला नहीं डालना होता है, Correct. तो आपको बस उन्हें कॉपी करनी होती है। Correct. तो बस वही है, ये चीज़ भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ उसने सांस ली, कहाँ उसने सांस छोड़ दी, कहाँ उसने हाई पिच में बोला उसने, या कहाँ उसने थोड़ा सा लो हो गया, कहाँ रो रहा है, कहाँ हंस रहा है, कहाँ रोते रोते बोल रहे, ये सब आप जब ऑब्जर्व करोगे, करेक्ट, इट्स ईजी, करेक्ट, सीख लोगे। सो ऐसा होता है। बहुत बढ़िया। तो जब ये सब शुरू हो गया, डबिंग करना शुरू हो गया, रोज़ नए नए चैलेंजिंग शोज़ आने लगे, कैरेक्टर्स आने लगे, तो कभी तुम्हें ऐसा लगा कि क्या कहते हैं यार, मैं अगर थोड़ा सा एक्टिंग में भी थोड़ा सा अपना कुछ करती हूँ, क्योंकि मैं तो अच्छी अच्छी वॉइसेस निकाल लेती हूँ, तो थोड़ा सा एक्टिंग भी की जाए, एक्टिंग की तरफ थोड़ा रुझान आया क्या तुम्हारा? कभी कैसा सोचा जीवन में, कभी ऑफर आया ऐसा? क्योंकि तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, जैसा मैंने कहा पहले भी। थैंक यू। और ऑफर्स आ चुके थे। हाँ। मैं लेकिन है ना बहुत बुरी हूँ इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स याद करके डिलीवर करना। हाँ। डिलीवर करना। मैं डायलॉग्स याद नहीं रख पाती हूँ कि मैं डायलॉग्स याद करके बोल दूँ, वो मैं नहीं कर सकती। बट मेरे साथ एक एक्सीडेंटल चीज़ हुई थी अगेन। हाँ। कि मैं इनिशियल स्टेज पे मैं कुछ ऑडिशन के लिए गई थी, वॉइस ऑडिशन के लिए। मुझे किसी ने बुलाया था कि आप यहाँ पे आके ऑडिशंस दे देना, और वो था फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं पहुँच गई थी सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे था प्रकाश झा का ऑफिस। अच्छा, तो प्रकाश अभिषेक बिल्डिंग में ना? अभिषेक बिल्डिंग में करेक्ट, प्रकाश झा का ऑफिस था। वहाँ पर मैंने कहा कि चलो सर ठीक है। उन्होंने कहा कि अच्छा आप नीलोफर हो? मैंने कहा हाँ ठीक है मैं ही हूँ, और ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, ये वो। ठीक है कर लेंगे ऑडिशन, ये वो। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे डबिंग स्टूडियोज़ या रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ है। ऐसे ही ओपन सा स्पेस था, ऑफिस था, और वो प्रकाश झा का कोई असिस्टेंट बैठा हुआ था। उन्होंने कहा मैडम आपने अपनी फ़ोटोज़ लाए? मैंने कहा फ़ोटोज़ क्यों? लोग मुझसे वॉइस सैंपल पूछते हैं, ये फोटोग्राफ क्यों मांग रहे हैं? मैंने कहा नहीं फ़ोटोज़ क्यों? क्योंकि ये है ना थोड़ी गांव की लड़की है और वो शहर आ जाती है और वो ऐसा कर, वो मुझे एक्सप्लेन कराया। मैंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। और मैं कुछ पता नहीं है मुझे। अभी तक आप ये समझ रहे थे कि मैं वॉइस ऑडिशन के लिए आई हूँ, वो ये समझ रहा है ये एक्टिंग के लिए आई। तो मैंने कहा नहीं है मेरे पास फ़ोटो नहीं है। और वो मुझे कैरेक्टर ब्रीफ करने लगे कि ऐसी है वैसी है, फलाना है ढिमकाना है। मैंने कहा ठीक है तो हम करते हैं स्टार्ट। आप मुझे स्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है, आप ऐसे ही बोल देना। मैंने कहा कि यार डायलॉग तो मुझसे याद ही नहीं होते, मैं कैसे बोलूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं हम आपकी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया माइक के सामने। माइक नहीं था, एक दीवार के सामने खड़ा कर दिया। हाँ, कैमरे के सामने खड़ा किया ना? हाँ, दीवार थी सामने। और मैंने तब तक मेरा ध्यान कैमरे की तरफ नहीं गया। और मैं ढूंढ रही हूँ कि माइक नहीं है यहाँ पर, हेडफोन्स नहीं है, पता नहीं किस तरह का ऑडिशन है ये, पता नहीं किस तरह का स्टूडियो है ये क्या होना। तो अब मैं नर्वस भी हो रही हूँ कि ये किस तरह का। और तब तुम नई आई, तब शुरुआती दिनों की बात है। तो कि ये डायलॉग है गाँव की लड़कियाँ से। तो उस बंदे ने मुझे जैसे तैसे कुछ डायलॉग्स लिख के भी दिए। मैंने खुदा का नाम लेकर शुरू करके मैंने रट लिया। अब रटना मेरे लिए वैसे ही चैलेंजिंग था, क्योंकि अभी तक तुम ऑडिशन में थी, मतलब है तुमको ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं गलत जगह आ गई हूँ। वाह। तो मैंने रट लिया, रट के मुझे खड़ा कर दिया दीवार के पास। और मैं अब कहा ठीक है चलो सर रेडी। अब वो कह रहे एक्शन, मैं बोल रही हूँ टेक। वो कह रहे हैं एक्शन, मैं बोल रही हूँ टेक। एक्शन टेक। अरे आप डायलॉग बोलो ना। मैंने कहा क्या डायलॉग बोलूं, माइक कहाँ है? तो आप किसके
ऑडिशन के लिए आई हूँ? मैंने कहा मैं तो वॉइस आर्टिस्ट हूँ, वॉइस ऑडिशन। अरे वो स्टूडियो तो नीचे है, आप गलती से ऊपर आ गई हैं। तब बोला उसने तब बोला उसने कि हम एक कैरेक्टर के लिए प्रकाश झा का ऑफिस है। तब मुझे पता चला कि प्रकाश झा का ऑफिस है और वहाँ मैं पहुँच गई हूँ और वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ एक और जगह हुई थी, MTV के लिए भी हुआ था। फिर उन्होंने बोला नहीं अब आई हो तो ऑडिशन देके जाओ? हाँ, उन्होंने कहा भी हाँ। आपका चेहरा अच्छा लग रहा हाँ, है, आपने कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हो, डायलॉग भी अच्छे से बोल दिया, कैरेक्टर तो हम तो चलो करवा लेंगे। मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होता एक्टिंग, मैं डर के भागी हूँ वहाँ से। नहीं मुझसे नहीं होता एक्टिंग, मैं डायलॉग्स याद नहीं कर सकती हूँ। और वो मेरे लिए वो लाइफ टाइम चीज़ थी, एक्सपीरियंस था कि वो बंदा कह रहा है एक्शन, मैं कह रही हूँ टेक, एक्शन टेक, एक्शन टेक, यही खेल रहे थे हम। उसके बाद उन जो बंदा था वो ही वाज स्टिल कनेक्टेड विद मी फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड हमने उनके लिए वॉइसिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट की, कुछ फिल्में भी की हमने, डब की, एक्टिंग नहीं डब की, तो वो सब भी हुआ। तो इस तरह से मुझे एक्टिंग का मतलब ये तुम्हारा ऑडिशन तक गई तुम? ऑडिशन तक गई हूँ और हाँ कुछ शॉर्ट फिल्म्स की है मैंने, बट कुछ शॉर्ट फिल्म्स की है मैंने। पर इतना कैसा रहा एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैमरा के सामने? एक्टिंग मुझे लगता है एक वॉइस आर्टिस्ट अगर एक्टिंग करें तो उसके लिए वॉइसिंग का एक्सपीरियंस बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि हमें हमको पता है कि आवाज़ से थ्रो किस तरह से किया जाता है, हमें पता है किस तरह से डायलॉग डिलीवर किया जाता है। तो जब हम वॉइस एक्टिंग करते हैं तो हमारा चेहरा भी उस तरह से, हमारे हाव भाव भी उस तरह से बदलते हैं। Correct. कई जगहों पर उस कैरेक्टर में हम इतना घुस जाते हैं कि निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि मैं एक शो कर रही थी, मेन कैरेक्टर थी। कौन सा शो है बताओ? हैज़ बीन होटल। ये किस पे आ रहा है? Amazon प्राइम। अभी रिसेंटली तो रिलीज हो गया? तो उसमें रिलीज हो चुका है, कैरेक्टर का नाम मैं बताऊंगी। तो वो कैरेक्टर करते वक्त वो अगेन शी वाज अ चैलेंजिंग कैरेक्टर फॉर मी। अगेन वो नर्क से आती है पृथ्वी पर अपने नर्क को बचाने के लिए, क्योंकि नर्क के लोग अच्छे हो गए, स्वर्ग के लोग बुरे हो गए, ऐसा सब। अच्छा, वो उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पर मैं कैरेक्टर में इतनी ज़्यादा खो चुकी थी कि मुझे रिकॉर्डर्स, ये लोग सब, इनका सबका रिकॉर्डिस्ट एंड डायरेक्टर्स का लंच टाइम चला गया और वो लोग मुझे बुलाए, मैम कैरेक्टर, मैंने जाओ तुम लोग, मुझे कैरेक्टर में रहने दो, मुझे काम करने दो। मैं लिटरली उन पर गर्म हो चुकी थी। बड़ा नहीं तुम लोग जाओ यार, मुझे काम करने दो। लिटरली मतलब वो डिफिकल्ट हो रहा था मुझे कैरेक्टर से बाहर आना। सो हमारे लिए एज अ वॉइस आर्टिस्ट वो अगर एक्टिंग करते तो ये आसान होता है, क्योंकि एक्टर्स के लिए वॉइसिंग मुश्किल होता है। मैं पहले बालाजी के लिए शोज करती थी वॉइसिंग। बालाजी के लिए कैसी वॉइसिंग करते थे आप? बालाजी के डेली सोप्स होते थे। ओके। उनके डेली सोप्स में डबिंग की ज़रूरत पड़ती थी। ओके। जो एक्टर्स होते थे वो खुद अपने डायलॉग सही से बोल नहीं पाते थे, कई बार फंबल खाते हैं या फिर कई बार नॉइज़ की वजह से वो वापस करना पड़ता है। तो उनके लिए हम लोग डब करते थे, तो बहुत सारे, बट उनका टाइमिंग बहुत ऊपर नीचे हुआ करता था। कभी भी आओ, अभी आ जाओ, तभी आ जाओ, जो नहीं बात बनी हमारी। तो मैंने काफ़ी लंबे समय तक बालाजी के साथ शो किया। तो एक समय मैं पवित्र रिश्ता में कर रही थी, पवित्र रिश्ता। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे मतलब उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं या उसमें जो कुछ जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होती हैं, हाँ, उनके लिए डब करते हैं हम लोग। हाँ, तो पवित्र रिश्ता में जैसे मुझे याद तो अभी पवित्र रिश्ता ही है, बिकॉज बालाजी के साथ भी काम करके मुझे मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए। अच्छा, बहुत लंबी बात है। तो वहाँ पर वो एक्टर जिसके लिए मैं डब कर रही थी वो खुद आई थी और उन्होंने कहा कि अच्छा नीलूफर आप मेरे लिए डब करती हो, आप कैसे कर लेती हो, मुंह से ऐसी एक्टिंग कैसे निकाल लेती हो। मैंने कहा हम वॉइस आर्टिस्ट है भाई, हम वॉइस एक्टर्स हैं। मुझे तो मेरे ही खुद के डायलॉग नहीं बोले जाते हैं। मैंने कहा इसलिए तो हमको बुलाया जाता है, क्योंकि आपसे नहीं बोला जाता है। तो ये चीज़ होती है कि वॉइस एक्टिंग के थ्रू एक्टर अच्छा काम कर सकता है। मतलब इस कॉन्वर्जेशन का अगर निचोड़ ये निकालेंगे तो ये है कि वॉइस एक्टर अपनी वॉइस से इतना उस एक्टिंग को इतने हद तक अचीव कर लेता है कि अगर वो कैमरा शायद नहीं है तो कैमरे के आगे भी बहुत अच्छा इमोट कर सकता है, कोई भी कैरेक्टर को निभा सकता है। एग्जैक्टली, है ना, यही बोलना चाह रहे हो ना नीलूफर आप? वेरी नाइस। मेरा भी यही मानना है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे वॉइस एक्टर हैं ना तो यू कैन बी अ गुड एक्टर इफ़ यू आर नॉट अ कैमरा शाय पर्सन। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक अच्छा एक्टर जो कैमरा के आगे बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है माइक के सामने वो अच्छी एक्टिंग करेगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि अगर माइक के सामने आप अच्छा इमोट कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो ना, और आप कैमरा शाय नहीं हो तो आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो सकते हो।
कैमरा के सामने। बिल्कुल, ये बात सत्य तो है। तुमने ऐसी शॉर्ट फिल्म्स की? हाँ, और मैंने उसमें- कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए शॉर्ट फिल्म्स की थी। Very nice. तो विच वाज नॉट, वो सबके सामने आई नहीं, कुछ आई कुछ नहीं आई। अच्छा, लेट्स नॉट टॉक ऑन दिस। ओके ठीक है। हम वॉइसिंग में ही रहते हम हैं। वॉइसिंग में ही रहते हैं। तो इसे वॉइसिंग में तुमने पोकेमॉन में किया बॉनी कैरेक्टर, ओह हाँ, बॉनी। बहुत पसंद करते हैं लोग बॉनी को। लोग पोकीमॉन तो मतलब मुझे लगता है बाबा आदम के ज़माने से चलता आ रहा है। हाँ, वो एक शो है जो मैं मेरे इंडस्ट्री में आने के बाद से जो शुरू हुआ है, अभी तक शुरू ही है। हाँ, उससे भी पहले से चल रहा था। मैंने पोकेमॉन के 300-400 एपिसोड लिखे हैं मैंने, मतलब इंग्लिश से हिंदी में डबिंग के लिए स्क्रिप्ट लिखी हैं। फिर मैंने डबिंग भी की है, मैक्स कैरेक्टर में करता था। अभी फिर से जब नया ऐश का ऑडिशन हुआ था, जब नचिकेत कर, पहले तो प्रसाद करते थे, फिर नचिकेत कर रहे हैं अभी। तब मैंने भी ऐश का ऑडिशन दिया था, ऐश का नहीं हुआ था। वो 1000-2000 पता नहीं कितने 10,000 एपिसोड बन चुके खत्म ही नहीं होता। पोकेमॉन के, खत्म ही अभी नहीं भी होता। चल ही रहा है। वो ऐश 25 सालों से उतना ही है, 15 साल का, 14 साल का है। तो लेकिन अमेजिंग सीरीज है यार, Amazing मेकर्स series तो है। मानना पड़ेगा उनके। तो उसमें बॉनी कैरेक्टर कैसा है? बॉनी अगेन वो पोकीमॉन, उसका जो कुछ उसके कुछ पोकीमॉन है जिसको वो संभाल के रखती है। बहुत ही सेंसिटिव सी कैरेक्टर है। कैसी वॉइस है उसकी? ब्रॉक, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये लड़की तुम्हारा ख्याल रख सकती है। क्या आप मेरे भाई के साथ शादी करोगी? वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाता है। प्लीज उसे संभाल के रखो ना। वो इस तरह से रहती, बड़ी ही क्यूट सी, स्वीट सी लड़की है, हाँ। जिसे अपने पोकेमॉन्स बहुत पसंद है, उनका ख्याल बहुत रखती है। अच्छा। और ये ऐश की टोली जो हर जगह जाती है, पोकेमॉन ढूंढते रहते हैं, ये वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स। करेक्ट, उनके एंड रहता है। एनिमे लवर के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो एनिमे लवर के थ्रू ये पोकेमॉन को बहुत उजागर किया गया। करेक्ट, मतलब correct. कई बार मैं खुद भूल जाती हूँ, अच्छा मैंने भी किया है, मैंने किया, तो ये फॉलोअर्स याद दिलाते हैं, अरे आपकी आवाज़ उसमें बच रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ कैरेक्टर्स हैं ऐसे जो 10-12 साल पहले किए हैं, वो मेरे को भी याद नहीं है। और कभी कभी मैसेज आता था, सर आपकी वॉइस है ना वो, मेरे को याद ही नहीं यार मैंने किया हुआ है। बट इट्स अ डिलाइटफुल थिंग, यू नो। Yes. बहुत अच्छी फीलिंग है ये Yes. कि आपने जो काम किया है आप भूल चुके हो, पर लोग आपको याद दिला रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि लोग आपके काम को इतना सराह रहे हैं, Correct. आपको देख रहे हैं। करेक्ट, सो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। यस यस यस, मज़ा आता है। अभी रिसेंटली तुम मिनी माउस बन गई हो, मैंने सुना। ओह या, अमेजिंग यार, ये तो लेजेंडरी कैरेक्टर है मिनी हाँ, माउस, और मिक्की ये माउस, मेरे मिनी लिए- माउस। मिक्की माउस इज राजेश शुक्ला, शुक्ला, राजेश है ना? शुक्ला, हाँ। और अभी तुम 1-1.5 साल पहले ऑडिशन हुआ दोबारा से, देन यू गॉट सेलेक्टेड फॉर मिनी माउस। यस यस यस। कैसा लग रहा है मिनी माउस बन के? अरे मेरे लिए अगेन इट्स अ फेदर ऑन माय हैट। हाँ। तो बहुत प्यारी सी कैरेक्टर है। बटन्स एंड बोस। ओह गोफी, तुम ये सारा केक खुद कैसे खत्म कर सकते हो? वो इस तरह मेरे को ना मिक्की माउस की आवाज़ निकालनी है। करके बता। मैंने ऑडिशन दिया था मिक्की माउस का, क्या लेकिन बात मेरा कर हुआ रहे हो? नहीं। हाँ, जब राजेश का हुआ ना तो मैंने भी ऑडिशन दिया था। तब उस दिन शायद ऑडिशन मेरा अच्छा नहीं हुआ था, या राजेश का ऑडिशन अच्छा हुआ था। लेकिन मुझे हेलो मिनी, ऐसे ही होता है ना। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हेलो मिनी। आज मेरे साथ स्टूडियो में है नीलूफर जो करती है मिनी, और मैं मिक्की माउस बनते बनते रह गया। मिकी माउस, तुम तो यहाँ पर बैठे हो, ऑडिशन कोई और जीत कर ले गया। अरे अब क्या करें, इसलिए मैंने अपना धंधा खोल लिया। बटन्स एंड बोस, तुम बहुत फनी हो। ओह थैंक यू विचार एंड वाइब्स में आने के लिए मिनी। थैंक यू सो मच मिकी। क्या बात है। ये क्या कहते हैं, मेरी अभी थोड़ा सा अलग लग रही थी वॉइस, लेकिन मेरे को ना मिक्की माउस की वॉइस निकालने का बड़ा मन था। और जब मैं ऑडिशन देने गया ना, मेरे को मज़ा आ गया। मैंने बोला यार हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मैंने अभी मौका ढूंढ लिया उसकी वॉइस निकालने का। देखो ये काम भी कर सकता है, मतलब आप इनको बुला सकते हो। नहीं अच्छा, वो अपना राजेश अच्छा शुक्ला करता इज है। ऑसम, अच्छा बहुत करता अच्छा है। कर रहे हैं। हाँ। तो नीलूफर, एक कैरेक्टर है टी2 शो है, मतलब उसमें तुमने कौन सा कैरेक्टर किया है? शेरा और शेरा। नर्तकी, और और हाँ नर्त- डॉली भी कर रही हूँ। अच्छा, 3 कैरेक्टर्स कर रही 3 हूँ कैरेक्टर कर रहे हो उसमें। तीनों की कैसी वॉइस, अलग अलग वॉइस होंगी? उसमें। एक मेल है, 2 फीमेल्स हैं। हाँ, शेरा
मेल है। शेरा मेल है। जो टीटू है, टीटू का राइवलरी है, वो हमेशा दुश्मनी करता रहता है। एक ही सोसाइटी में रहते हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं। और टीटू जो है, ही इज़ द हीरो ऑफ द शो एंड ही इज़ सो कॉल्ड द विलन ऑफ द शो। और ये इनके ग्रुप्स होते हैं, इनकी टीम होती है। तो शेरा की एक टीम होती है, टीटू की एक टीम होती है। शेरा के टीम में नर्तकी और डॉली भी होती है और कुछ और कैरेक्टर्स भी होते हैं, और टीटू की टीम में अलग कैरेक्टर्स हैं। तो एक ही टीम के 3 कैरेक्टर कर रहे हो आप? जी। कैसी कैसी वॉइस है शेरा की? शेरा तो सबसे पहले ऐसा है कि मेरा नाम है शेरा, टीटू अब क्या होगा तेरा। और नर्तकी है वो, जो भी तुम कहो, पर तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है, तक धिना धिन ता। तक दिन दिन था उसका सिग्नेचर है। उसका सिग्नेचर बिकॉज वो कथक डांसर है। अच्छा। तो वो हर जगह पर तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है, बजने वाली है, बजने वाली, तक धिना धिन ता। वो हर जगह पे यही बात, आई मीन उसका तकिया कलाम है। और डॉली जो है वो थोड़ी सी नकचड़ी टाइप की है, मतलब वो सब में डिफेक्ट है, बस डॉली ही परफेक्ट है, वो वैसी है। अच्छा, उसका ये तकिया कलाम है, सिग्नेचर डायलॉग। हाँ, सिग्नेचर। सब में डिफेक्ट है, डॉली परफेक्ट है। सब में डिफेक्ट, बस डॉली ही परफेक्ट है, वो ऐसी। ये किससे इंस्पायर्ड है कैरेक्टर? ये कैरेक्टर एक्चुअली इंस्पायर्ड नहीं, ये अगेन है ना डेवलप किया हुआ कैरेक्टर है। अच्छा। जैसे ये शो बहुत ही ये घूम घूम के शो आया था। पहले किसी के पास था, अनीता मैम के पास था, वो उनके पास से ललित जी के पास आया, फिर वहाँ आया ट्रेजर टावर के पास। और तो घूम घूम के शो आया मतलब? घूम घूम के शो आया। ये थोड़ा समझा दो, जो हमारे को सुन रहे हैं, जो हमको देख रहे हैं, उनको समझा दो घूम घूम के आया मतलब। जैसे शिवा भी इस तरह से घूम घूम के मतलब क्या होता है कि कभी कभी ना वेंडर्स या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो वॉइस आर्टिस्ट या जो जिनका स्टूडियो होता है, वो चेंज हो जाते हैं। उनके भी क्लाइंट होते हैं, वो लोग चेंज कर देते हैं, कभी इनके साथ करते हैं, कभी दूसरों के साथ करते हैं, वेंडर्स को। बट आर्टिस्ट सेम रहते हैं, कभी कभी आर्टिस्ट बदल जाते हैं। तो वही नीलूफर का मतलब है कि घूम घूम के, पहले इस स्टूडियो में हो रहा था, फिर उस स्टूडियो में हो रहा था, फिर इस स्टूडियो में। हाँ। तो ये शो इस तरह से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो अल्टीमेटली फाइनली यहाँ पर आया। और यहाँ पर हमने काफ़ी सीजन्स कर लिए, आई थिंक 12-13 सीजन्स कर लिए हमने। अब इसको इंग्लिश में भी डब करते हैं हम, दूसरे इंग्लिश में भी शेरा की वॉइस, नर्तकी की वॉइस, डॉली की वॉइस, सब तुम हो इंग्लिश में भी? बिल्कुल। वेरी नाइस। और अब ये दूसरे तो इंग्लिश में वो डायलॉग को कैसे रखा है? ये एक प्रॉब्लमैटिक है कि शेरा इज माई नेम, टीटू आई विल शो यू द गेम, इट्स लाइक दैट। अच्छा। और ये क्या होता है ना, अडेप्टेशन डायरेक्टली पंच लाइन्स के अडेप्टेशंस हिंदी टू इंग्लिश करना मुश्किल होता है, इंग्लिश टू हिंदी करना मुश्किल हो जाता है। ये हमारे डबिंग फील्ड में होता है। चैलेंज है बड़ा। या उसके लिए राइटर को बहुत क्रिएटिव होना होता है, जो अक्सर कुछ राइटर्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और अगर जब राइटर नहीं हो पाते हैं तो फिर हम आर्टिस्ट को बनना या डायरेक्टर को राइटर्स बनना पड़ता है। हम तो ये भी कहते हैं उनके पैसे काट के हमें दे दो। तो अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अच्छा, ये एक और कैरेक्टर है, काफी अच्छा शो कर रहे हो आप, जय जगन्नाथ, जो आजकल चल रहा है। बिल्कुल। जय जगन्नाथ में कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो आप? बलभद्रा और लक्ष्मी जी कर रही हूँ। क्या बात है। तो वो कैसा रहा? एक बड़ा ही धार्मिक किस्म का बच्चों का शो बनाया इन्होंने, कैसा लग रहा है उसको करने में? बहुत अच्छा है, बिकॉज वो माइथोलॉजिकल है। उसमें भाषा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। माइथोलॉजिकल वर्ड है, संस्कृत वर्ड्स भी काफ़ी सारे होते हैं। तो अगेन बच्चों का कैरेक्टर है। बलभद्रा भी बच्चा ही है और जो लक्ष्मी जी हैं वो भी बच्ची ही हैं। अच्छा। तो वो जिस तरह से जगन जो है, सॉरी अपने जो बलभद्रा है, वो बोलता है, जगन तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हें इस समय तक उठ जाना चाहिए था, खाना भी खा लेना चाहिए था। ये बलभद्रा इस तरह से बात करते हैं। लक्ष्मी जी, आपको भक्तों के सामने सही तरह से खड़ा होना चाहिए था, आप अपनी भक्ति का सही उपयोग कीजिए। ये तो बड़ा धार्मिक किस्म का शो कर रहे हो आप, हैं? जी। तो आप क्या कहते हैं, जिनको शिवा से शिकायत थी, है ना, शिवा शो से, उनको दिखा देना। लो, अब ये सुनाओ अपने बच्चों को। थोड़ा धार्मिक भी हो जाओ। यस। So of course. यार हमने क्या कहते हैं, मैं अभी तुमने इतने सारे शो मेरे को लिख के रखना पड़ रहा है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। एक ना रेगुलर शो था, क्या नाम था कैरेक्टर? रिग्बी। रिग्बी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तुम्हारा।
हाँ द रेगुलर शो में। यस यस उसकी वॉइस जब तुम मेरे को बता रही थी कि तुमको गले से एक अलग सी साउंड निकाल के हर सेंटेंस का एंड वैसे करना था, हाँ हाँ वो इंग्लिश में भी वैसी था। वो इंग्लिश में भी वैसा था, अगेन अडेप्टेशन। और वो भी एक मेल कैरेक्टर है, मतलब मैंने बीच में मुझे इतना मेल कैरेक्टर करना पड़ा कि हर कोई मुझे मेल कैरेक्टर के लिए बुलाते थे। अच्छा, ये वो ना खूबी होती है, पता है, एक लड़की जब लड़का करती है तो कभी कभी वो लड़की ही साउंड करती है, बट वो टीनेजर में बहुत सारी लड़कियां लड़के को वॉइस दे देती हैं। बट क्योंकि तुमने बोला, मैं बताना चाहता हूँ सबको, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, कि एक लड़की जब टीनेज वॉइस निकालती है वो सस्टेन जो अच्छे से कर पाती है वही उस कैरेक्टर को वॉइस दे पाती है, और उसी को डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं जो नीलोफर ने बहुत अच्छे से किए इतने सारे कैरेक्टर्स में। क्योंकि ना वो एक दो बार तो आप कर लेते हो, लेकिन सस्टेन करना, उसमें वो एक्ट करना, वो सिचुएशन में लड़के की तरह एक्ट करना। एक ऐसी, मेरे को नाम याद आ रहा हूँ, लेना चाहूँगा, हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है और काफ़ी सीनियर है, मौसम तो अमेजिंग करती है। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मौसम तो मतलब लड़कों का कैरेक्टर, लड़की भी बहुत अच्छा करती है, वो उनके रेंज तो यहाँ से लेकर वहाँ बच्चों से लेकर मौसम के साथ भी यार विचार एंड वाइब्स करना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारे लिए एक्चुअली चैलेंज हो जाता है। हम जो मेल्स का कैरेक्टर भी करती हैं, तो हमारे लिए लिटरली मुझे लोगों को कहना पड़ा कि यार मुझे लड़कियों के कैरेक्टर्स के लिए भी बुलाया करो, मेरी आवाज़ लड़कियों की आवाज़ से मैच खाती है, मैं लड़कियों की भी आवाज़ निकाल सकती हूँ, सिर्फ बंदों की नहीं। तो लिटरली मुझे ये करना तो पड़ा। इस रेगुलर शो के रिग्बी का जरा आवाज़ कैसी थी, जरा बताइए। हाँ, तो ये रेगुलर शो में जो रिग्बी कैरेक्टर है, ये एक वीजल है, बड़ा ही सुस्त सा थका सा इंसान है। जीवन में वो हर कुछ नहीं चाहिए इसको, कुछ नहीं चाहिए, तो हर चीज़ में बड़े तू वहां चल सकता है क्या? मैं वहां नहीं आऊंगा। हर सेंटेंस के बाद में ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही करता है। मुझे भूख लगी है। यार ये जबरदस्त है, मैं कर सकता हूँ। ये तो ऑटो जैसे चलता है वैसे हो रहा है। तुम ऑटो चलाओ, मैं भी चलाता हूँ, चलाओ है ना? चलाओ। खड्डे आ गए। तो ये रिग्बी का ऑटो चलता था हर सेंटेंस हर के बाद। सेंटेंस में। और ऐसा हो गया था, जब मैं स्टूडियो में पहुंचती थी तो मैं आने के बाद मैं हाई नहीं बोलती थी, मतलब वो इतना छा गया था। दरवाजा खोलते ही हाँ नीलोफर आ गई। अच्छा, तुम्हारी एंट्री ऐसे होती थी? अरे ऑटो अंदर आ गया। वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, वो शो कहानी सुनाते थे, फिर दरवाजा खुला आहिस्ते से। महमूद का एक सीक्वेंस है ना। हाँ, मुझे जब ये कैरेक्टर समझाया गया तो उन्होंने कहा कि आप बस उसी को ध्यान रखना कि वो उसका तकिया कलाम है। हर एक कैरेक्टर का एक तकिया कलाम होता है, तो इसका ये तकिया कलाम था, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बड़े तुम क्यों नहीं आए? हर जगह पर अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मतलब कैरेक्टराइजेशन अमेजिंग करते हैं ये लोग। बहुत मजेदार है। मतलब और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमको ये सारे कैरेक्टर्स करने खेलने को मिलता है, मिलता है। करने मिलता है। ऐसी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको मिला मेडागास्कर में, मॉट। अरे वो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है एक्चुअली। कंट्रोवर्शियल है पर्सनल लेवल में, पर्सनल लेवल पे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है तो वो। मॉट की क्या कहानी है, जरा बताओ। आप लोग सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये घर गृहस्थी की बात है एक्चुअली, घर की बात है। अब तो मार्केट में आ चुकी है, आ चुकी है, तो फिरोज, बोल आई एम सॉरी फिरोज। ओके, ये कैरेक्टर मैडागास्कर में एक कैरेक्टर था जो आई थिंक चूहे जैसा दिखता है। लेमूर, लेमूर हाँ लेमूर है, लीमर लीमर क्या होता बोलते है? हैं? लीमर हाँ, लीमर। प्रोनाउंसिएशन अपना गलत हो रहा हाँ है। सॉरी। माउस लीमर बोला। हाँ, माउस लीमर। तो वो लीमर का कैरेक्टर मैडागास्कर मूवी में फिरोज ने किया था। फिरोज उसके लिए डब कर रहे थे। अब जब मूवी में अब जब वो सीरीज में आई, कई शोज ऐसे होते हैं ना जिसकी मूवीज बनने के साथ साथ उसके सीरीज बनते हैं, या सीरीज के साथ साथ मूवीज बनते हैं। करेक्ट। तो जब सीरीज बना, यानी कि एपिसोडिक वाइज बना, तो मेरी आवाज़ सेलेक्ट हो गई। फिरोज को ऐसा था कि ये कैरेक्टर मैं करूंगा, लेकिन मेरी आवाज़ सेलेक्ट हो गई और मैंने कर दिया। तो फिरोज ने लिटरली कहा, तुमने मेरा काम छीन लिया। गौर से देखिए, पत्नी ने छीना पति का काम, कैरेक्टर में अपने आप को कर दिया कास्ट। लेकिन इसमें तुमने नहीं किया, तुमने तो ऑडिशन दिया था, अप्रूव तुम्हारा हो गया। हाँ, तो ये सेम चीज़ मेरे बेटे के साथ भी हुआ था। मेरा बेटा भी वॉइसिंग करता है, 7 साल का है। हैं?
शुरू कर दिया क्या? हाँ। रोजेफ। 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 अरे तुम्हें नाम पता है? अरे याद मुझे है। नाम पता है। तुम्हारी बेटी का नाम भी पता था मुझे, मैं भूल रिदा। गया। रिदा। रिदा। बड़े अच्छे नाम है, सुंदर नाम है। करेंगे इस बारे में बात करेंगे, हाँ। जी। तो रोजेफ ने क्या किया था डबिंग? रोजेफ, और मैंने तो सबसे पहले रोजेफ का पहला ऐड था मैमी पोको पैंट्स का। अच्छा। जिसमें मैंने, रोजेफ ने और सोनल ने वॉइस दी थी। अच्छा। तो उसमें वो भी एक ऑफ कोर्स वो बच्चा है तो बच्चे की आवाज़ दे रहा था, और मैं भी बच्चे की आवाज़ दे रही थी, सोनल भी बच्चे की आवाज़ दे रही थी। सो ये हमारे लिए एक आइकॉनिक कमर्शियल बन गया था मैमी पोको पैंट्स का ऐड। वही वाला मैमी पोको पैंट्स। मैमी पोको पैंट्स, हाँ। तो ऐड है वो मार्केट में? वो है ना, चल रहा है? यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। देखते हैं। हाँ, मैं आपको भेज दूंगी लिंक। तो रोजेफ को किसी शो के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया कि बच्चे का कैरेक्टर है, आप इसको करा लो, हम उसका ऑडिशन लेना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। और रोजेफ अक्सर हमारे साथ स्टूडियोज आता है, आके उसने किया जैसे तैसे करती है, और मैं उसके साथ बैठती हूँ कि इस तरह से बोलो, उस तरह से बोलो, सुन के कर दिया उसने। तो जब मैं बोल रही थी ना कि रोजेफ ऐसा बोलो कि मम्मा मुझे ये पसंद नहीं है, मम्मा मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट है, तो वो मुझे कॉपी कर रहा था। अगेन इट्स अ कॉपिंग थिंग, मुझे कॉपी कर रहा था। अब जो सुन रहा है डायरेक्टर, उसको रोजेफ से ज़्यादा मेरी आवाज़ बेटर लगती। अगेन मेरी आवाज़ अप्रूव हो गई। गौर से देखिए इस महिला को, इसने पहले अपने पति का काम छीना, फिर अपने बेटे का काम छीना। इतना टैलेंटेड होना क्या गुनाह है? अमेजिंग है यार। क्योंकि तुम वो बच्चे को, रोजेफ को समझा रही थी बच्चा बन के ना, वॉइस मॉड्यूलेट करके, वो नेचुरल हो रहा था जी। और वो डायरेक्टर को तुम्हारी वॉइस पसंद आई। हाँ। और अक्सर ये भी होता है ना कि बच्चों से काम कराना थोड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट। एक फीमेल से बच्चे का काम कराना आसान होता है। जहाँ आपके एक एपिसोड को 2 दिन लगे अगर बच्चे से डब करवाना है, तो एक फीमेल 4 एपिसोड 1 दिन में करके चली जाएगी। सो वो भी एक, बिल्कुल, वो भी, हाँ। सो अगेन वो थोड़ा नाराज हो गया, मम्मा ये तो मैं डब करने वाला था, आपसे करवा लिया, आपने कहाँ बेटा करवा लिया। तो उसके पापा ने घर जाके बोला नहीं बेटा मेरे साथ ही हो चुका हाँ, है। बेटा, हाँ उन्होंने बोला है रोजेफ तुम पहले नहीं हो। मेरे साथ भी हो चुका है। अरे यार, तो ये हमारी घर गृहस्थी की कहानी इस तरह से। तो इस तरह से मैडागास्कर में मॉर्ट कैरेक्टर तुम्हें मिला जो पहले फिरोज करता था जी, वो तुमने किया। अब मैं तुमसे एक चीज के बारे में बात करता हूँ। वो कैरेक्टर मेरे बहुत क्लोज है, जो मैंने किया है, जो तुमने किया वो भी क्लोज है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फिल्म आई थी 3 पार्ट में। पहली फिल्म में मैंने हिकअप नहीं किया था, सेकंड फिल्म में, थर्ड फिल्म में मैंने हिकअप किया। सेकंड फिल्म के बाद साइमल्टेनियसली एक सीरीज आई थी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की, जिसमें एस्ट्रिड की वॉइस, जो हिकअप की लव इंटरेस्ट है या उसकी पार्टनर है, हाँ, है ना, वो किया था निलोफर ने, एस्ट्रिड। यस। और मैं था हिकअप। तो हमारी जोड़ी वहां से भी है, ड्रैगन के जमाने से जोड़ी है हमारी। हाँ, तो एस्ट्रिड कैरेक्टर कैसे लगा आपको करने में? जैसे तुम्हें लगा वैसे मुझे लगा। हिकअप ना, हिकअप तो बेचारा एक टांग से चलते चलते लंगड़ाते अपने टूथलेस के साथ। हाँ, अपने टूथलेस के साथ। यार टूथलेस का कैरेक्टर, मतलब मेरे दोस्तों ने फिल्म देखी है, टूथलेस को हमारे यहाँ क्या बोल दिया पता है हिंदी में? क्या? पोपला। भूल गई क्या तुम? सीरीज में हमने टूथलेस रखा था क्या? टूथलेस रखा था। हाँ, टूथलेस रखा था। सीरीज में टूथलेस रखा है हिंदी में, फिल्म में उसको बोल दिया पोपला। पोपले पोपला तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे यार इतना फनी लग रहा था ना वो बोलते, मैंने बोला क्यों रखा पोपला यार? पोपला बोला हिंदी में क्योंकि जो जिसके दांत नहीं उसको पोपला कहते हैं, तो उन्होंने फर्स्ट फिल्म में पोपला रखा है। तो उन फिरंगियों ने कहा नहीं, यू शुड कंटिन्यू विद द सेम नेम एंड लैंग्वेज। हाँ, नेम एक्चुअली नाम था ना उसका टूथलेस, तो उन्होंने उसको पोपला कर दिया। और टूथलेस नाम इसलिए पड़ता था कि उसका एक दांत टूटा हुआ था, हाँ, इसलिए वो नाम टूथलेस था। तो एस्ट्रिड कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो भी मतलब बड़ी स्मार्ट लड़की है, उससे ज़्यादा स्मार्ट है हिकअप से। तो उसकी कुछ डबिंग की कुछ मेमोरीज हैं तुम्हारी? यार ये तो बहुत पुरानी डबिंग थी, बहुत पहले किया हमने। बहुत पहले किया था, पर अगेन सारे कैरेक्टर्स अगर हम याद करें तो बहुत काम किया है। ऐसे अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या काम किया है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, क्या किया है यार, क्या किया है याद नहीं रहता। सो एस्ट्रिड का कैरेक्टर जब साउंड विजन में हो रहा था, तो जब कल्पेश ने बताया कि ये ऐसा ऐसा है, ये ड्रैगन्स को ट्रेन करती है और आपका जो फ्रेंड है दैट्स योर कैरेक्टर हिकअप, तो वो बहुत ही नाइव सा कैरेक्टर है।
वो एक तो अपना उसका एक पैर नहीं है, तो वो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लो है। हाँ, तो तुम्हें उसको कॉन्फिडेंस देना, तो मैं एक उसके लिए हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर होती थी कि यार उसको मैं हमेशा प्रोत्साहन देना, पॉजिटिव चीज़ें बताना। तो इट वाज अगेन अ वेरी हीरोइटिक कैरेक्टर, करेक्ट, हीरोइज्म था उस बंदी के अंदर कि हर बार में वो कहीं पर उसको हारने नहीं देती थी। सो इट्स अगेन अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, ब्यूटीफुल स्टोरी। उस जमाने के ड्रैगन्स के ज़माने की स्टोरी है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सो एस्ट्रेड के डायलॉग्स इस वक्त याद तो नहीं है खास मुझे। हिकअप, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते। हिकअप, हिकअप, उड़ना मत छोड़ो। टूथलेस, हिकअप तुम्हारा दोस्त है। इस तरह से अमेजिंग है। ये वॉइस तुम्हारी नेचुरल वॉइस से ज़्यादा क्लोज है ना? वैसी ही रखी थी। तो यार इतने सारे कैरेक्टर करके मतलब तुम तो आरजे बनना चाहती थी सिर्फ, है ना? कैसा लग रहा है अभी? कैसा लगता है मतलब जब तुम सोचती हो कि मैंने इतने सारे कैरेक्टर कर लिए? नो रिग्रेट्स। अच्छा हुआ मैं आरजे नहीं बनी, क्योंकि वो लोग आपको बांध देते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, आप बाहर आवाज़ नहीं। फिर भी मैंने बहुत सारे रेडियो स्टेशन के लिए काम किए मैंने। अच्छा। बट अब तो ये ऐसा लगता है कि यार हम रोज़ एक कैरेक्टर जीते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप अपना काम को बहुत एंजॉय करते हो, यू लव योर जॉब। मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि हमें बोलने के पैसे मिलते हैं। यानी कि मेरा कभी किसी के साथ झगड़ा भी होता था, कहते ज़्यादा मत बुलवाओ मुझसे, इनवॉइस भेज दूंगी मैं। ये अच्छा, ज़्यादा मत बुलवाओ ना, इनवॉइस भेज दूंगी। पहले तो क्या इतना बोल दिया तो हमको तो उतने बोलने के पैसे मिलते हैं। सो इट्स द थिंग। और तुम तो एक भाषा में थोड़ी बोलती हो। मैं बता दूं, नीलूफर जो रिकॉर्डिंग डबिंग्स करती हैं वो हिंदी में करती हैं, इंग्लिश में करती हैं, बांग्ला में करती हैं, बांग्ला सही बोला मैंने? बांग्ला, क्योंकि आजकल लोग बंगाली बोलते हैं, बंगाली लैंग्वेज नहीं है ना, बांग्ला लैंग्वेज है। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, मराठी, गुजराती भी करती हो तुम? गुजराती, उड़िया, कुछ कमर्शियल्स वो भी मतलब और सामने होना चाहिए डायरेक्टर। गजब यार, ये भी एक अलग टैलेंट है। हाँ, तो हम वॉइस आर्टिस्ट बहुत वर्सेटाइल होते हैं एक्चुअली, बहुत वर्सेटाइल होते हैं, बहुत कुछ अपनी आवाज़ के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, आवाज़ बदल सकते हैं। हाँ, तो आवाज़ बदलना तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेजेस में कमांड होना, उसको डिलीवर करना, उसमें एक्टिंग करना, ये दिस इज कमेंडेबल। अगेन इट इज़ अ लव फॉर योर वर्क, या लव फॉर द लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज सीखना या बोलना पसंद होना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में डब करता हूँ, हिंदी। इंग्लिश में थोड़ा बहुत कैरेक्टर कर लेता हूँ, वॉइस ओवर नहीं हो पाते, इंग्लिश में ज़्यादा नहीं बोल पाता, हिंदी में बोलता हूँ सर। और मेरी जो मदर टंग है गढ़वाली, उसमें कुछ काम ही नहीं होगा। उसका करना पड़ेगा कुछ। हाँ, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। तुम आओगे, आई नो यू विल डू समथिंग। बांग्ला ना, बांग्ला, सॉरी यार, मैं बांग्ला में तुमने कैरेक्टर किया है ना, कैंडिस। ओह, कैसा था वो कैंडिस? फिनीज एंड फर्ब का कैंडिस। गाइस, फिनीज एंड फर्ब्स का कैंडिस कैरेक्टर बांग्ला में नीलूफर की आवाज है। अभी अरे मेरे को बांग्ला आती नहीं यार। तुम्हें किच्छु बोले दाओ कैंडिस के डायलॉग बांग्ला में कैसे साउंड करती कैंडिस? मैं सुनना चाहता हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू हियर यू। अगेन कैंडिस, फिनियस एंड फर्ब, एक और मैच शो है जिसमें कैंडिस फिनियस और फर्ब के पीछे पड़ी रहती है। फिनियस एंड फर्ब अगेन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ফিনিয়াস, তুমি কোথায় চলে গেলে? এইদিকে আসতে পারলে না তুমি? তাড়াতাড়ি এসো। তাড়াতাড়ি এসো। ও মা, আমি তো কিচ্ছুই বুঝতে পারছি না, কি হচ্ছে এসব? মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। सो ये इस तरह से बात है यार, क्या बात और ये शो मेरे लिए अगेन बहुत क्लोज है, बिकॉज ये शो मेरे लिए लीला जी जब थी तो ये लास्ट शो था जो वो डायरेक्ट कर रही थी। अच्छा। हाँ, फॉर मी Okay. हाँ, उनके जाने से पहले ये लास्ट शो था जब वो खुद डायरेक्शन में बैठ रही थी। और उनको, मैं तभी नई थी, और मेरी एक और चीज़ है डबिंग इंडस्ट्री में, डबिंग की वजह से आपकी भाषा बहुत सुधर जाती है। अरे बहुत सुधरती है। आपकी मदर टंग हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या अनदर लैंग्वेज, आपकी भाषा बहुत सुधर जाती है। तो मेरी तो बंगाली बहुत सुधारी है इन्होंने। हाँ, लिटरली लीला जी बैठती थी वहाँ पर और वो लिटरली बजा के बोलते, তুই শোন আমার কথা শোন, আমার মুখের দিকে দেখ, তাকা এরম করে বল। मतलब क्या बोलना चाह रही थी वो कि मेरे मुंह पे, आई मीन मेरे होठों को देखो, लिपसिंग देखो और तुम इस तरह से बोलो, इस तरह से बोलो। सो अगेन डिटेलिंग है ना, डिटेलिंग, यस।
तो वो शो लीला जी की मेमोरीज के साथ मेरे लिए बहुत क्लोज है। क्या बात है। तो अगेन उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी, बिकॉज वो शो बेशक कैसा भी हो, पर उस समय जो डायरेक्शंस चल रहे थे, लीला जी कर रही थी, गुल्लू मैम कर रही थी, साथ में मोना भी कई बार बैठती थी, ऐसा सब था। अमेजिंग यार। थैंक यू। नीलूफर, ये तो डबिंग्स की बात की हमने, थोड़ा सा एनिमेशन की बात की। एक और चीज़ तुम्हारी काफ़ी फेमस रही है गाइस, आप लोगों को भी नहीं पता होगा, वो नीलूफर ने भी किया है और लोगों ने भी किया, लेकिन नीलूफर की वॉइस सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। प्रेजेंटेड बाय, जो बाय आती थी ना, क्या बोलती थी वो? इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। तो ये प्रेजेंटेड बाय बहुत लोगों ने किया है एक्चुअली, मेल्स ने भी किया, फीमेल ने भी किया है, सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसने ये किया काम किया है। तो बंदों ने भी इसको फीमेल वॉइस में करने की कोशिश की, और बहुत पहले किसी एक वेंडर, याद नहीं मुझे वो वेंडर ही याद नहीं है, उसने मुझसे कहा कि यार क्या तुम इस तरह से मराठी में बोल सकती हो क्या, एक्सेंट दे के। मैंने कहा क्या? बोले ये देखो, ये सुनो और बोलो। तो मेरे से पहले किसी बंदे ने ऑलरेडी कर दिया था, बट उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके बोल दिया प्रेजेंटेड बाय को, और मैंने पहले बोला कि प्रेजेंटेड बाय, मैंने बहुत अच्छे से टोन दे के एक्सेंट दे के बोला, नहीं प्रेजेंटेड बाय नहीं बोलना है आपको, प्रेजेंटेड बाय बोलना है, जो महाराष्ट्रन टोन में बोलना होता है। बाद में बोल दिया कि उसको इतना ही डायलॉग बोलना है, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, और वो छप गया, पसंद आ गया सबको, और उसी के थ्रू मुझे 9XL के और जूम के कुछ शोज मिल गए, जिसको बोलते हैं 9XL की 9XM? 9XL 9XL दूसरा। Zoom। अच्छा। तो फिर प्रेजेंटेड बाय के वजह से मुझे खुशपुस्ताई मिल गई। खुशपुस्ताई क्या होता है? खुशपुस्ताई एक कैरेक्टर थी 9XL के लिए। 9XL जूम उस समय चैनल्स बहुत चलते थे, तो मैंने कहा ये क्या होता है कैप्सूल, हमारे लिए तो भाई कैप्सूल का मतलब दवा दारू, कैप्सूल वही दवाई जो मिलती है वही है। तो लेकिन ये वॉइस ओवर होता है, इसमें आपको बॉलीवुड की और नई नई जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बोलना है, सो दैट इज़ कैप्सूल। तो मैंने कहा क्या करना है मुझे इसमें? बोले आपका हमने प्रेजेंटेड बाय देखा था, आपको बस उसी मराठी टोन में आपको ये पूरा जो बॉलीवुड गपशप है बोलना है। तो वो खुशबुस्ताई जो थी वो एक तरह से वो चुगली वाली बाई थी, बहुत चुगलियाँ करती थी। तो जैसे ही आती थी बोलती थी माई, नहीं वो इस तरह से बोलती, जोर का झटका धीरे से लगाई, माई खुशबुस्ताई, और आज मैं आपको बॉलीवुड की गम खबर सुनाने को आई, ये इकड़े गपशप करते रहे हम लोग ये, और वो इस तरह से बॉलीवुड की पूरी खबर सुनाती थी। उसी के थ्रू मुझे एक और शो मिल गया, आई मीन एक और कैप्सूल मिल गया, वो था बेबी बेबो। बेबी बेबो अगेन एक बेबी का कैरेक्टर, मतलब बहुत ही छोटी कैरेक्टर, 2 साल 3 साल की बच्ची, वो भी बॉलीवुड तो खुशपुस्ताई, बेबी बेबो, इनके फेसेस भी बनाए थे एनिमेशन में? सिर्फ वॉइस ओवर चल रहा था? वॉइस ओवर चलता था, जो बॉलीवुड की खबरें देते थे, और वो लोग बॉलीवुड की क्लिपिंग्स या उनके वीडियोस दिखाते थे कि जिस तरह से अभी ट्रेंडिंग होता है कि जिस तरह से पेपराजी सब चीज़ें कवर करते हैं, अंबानी को कवर कर रहे हैं या रणबीर आलिया को कवर कर रहे हैं, उस तरह से वो कवर करके हाँ जूम चैनल में फिर वो खबरें देते थे। तो मेरे लिए वो एक अलग कैरेक्टर था, एक डिफरेंट कैरेक्टर था। उसी कैरेक्टर की वजह से मैंने बहुत कैरेक्टर्स इस तरह से एक्सेंटेड कैरेक्टर, मराठी एक्सेंटेड कैरेक्टर्स किए। बहुत से शोज़ में मैंने बंगाली एक्सेंटेड कैरेक्टर किए, बहुत से इसमें मैंने बहुत ही वो सोबो कैरेक्टर, थोड़े जो हाई क्लास साउथ बॉम्बे वाले, मैं इस तरह से नहीं चल सकते, हाउ कैन यू बिहेव विद मी लाइक दिस, प्लीज़ मेरे पैर गंदे हो जाएंगे अगर मैं आपके फर्श पर चलूँगी, व्हाट यू मीन, यू से कॉल इट अ फर्श, आई कॉल इट फ्लोर, यू नो, इस तरह से। यार ये जो नीलूफर है ये बहुत अच्छी मिमिक्री भी करती है, अपने आसपास के लोगों की बहुत अच्छी मिमिक्री करती है। ऐसे मिमिक्री कुछ तुम किसी एक्ट्रेस की या किसी कैसे करती हो? मैं बहुत मिमिक्री तो नहीं करती हूँ, बट नहीं प्रोफेशनली तो नहीं करती हूँ, मैं प्रोफेशनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे आप जब मिल जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे तो मैंने कुछ कैरेक्टर्स किए, जिसमें हेमा मालिनी को किया हुआ है। अच्छा। मैं तापसी पन्नू को डब करती हूँ फॉर साउथ मूवीज, वो गोल्ड माइन के लिए करती थी। अच्छा। तो बट वो एक नॉर्मल डबिंग होती थी। तो हेमा मालिनी का कैरेक्टर जब मैं कर रही थी, और जिस तरह से मैंने स्टारफायर में पू को कैरेक्टर को दिमाग में रखा था। करेक्ट। तो मतलब तुमने कैरेक्टर को मिमिक नहीं किया है, मतलब उसके कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, मतलब उस एक्टर के या एक्ट्रेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं, और उनका कोई कैरेक्टर जो उन्होंने फिल्म में किया था उनको अपना के अपने
कैरेक्टर में डाल के हाँ वो हाँ परफॉर्म किया। जैसे मैंने Very एक nice. डाल्टन क्रीक शो था, उसमें मैंने हेमा मालिनी के कैरेक्टर को अपनाया था और वो कैसे इस किया तरह था? से बोलता था, ओह पेड्रो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, चलना धनु, जल्दी चलना, मैं ये बात कभी नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती। तो इस तरह से Very nice. बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है, जान जान लगती है यार, लगती कैरेक्टर है। करने, वॉइस करने में, है ना। और जब आप किसी को मिमिक कर रहे हो या किसी का स्टाइल पकड़ रहे हो, क्योंकि नॉर्मल जैसा अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा मैंने सोबो किया या कोई और कैरेक्टर जैसे एस्ट्रिड का कैरेक्टर था, वो मोरलेस हमारे जोन के ही था। हमारे हाँ। मैंने तो ज़्यादातर कैरेक्टर ऐसे ही किए हैं जो मेरे जोन के ही हैं। हाँ। कुछ कुछ हाई पिच वाले डिज्नी के मैंने शोज़ किए हैं जिसमें बहुत अपना वो पिच हाई करके थोड़ा एनिमेटेड बना के, उसमें लेकिन बहुत मेहनत लगती बहुत है, मेहनत लगती है। गले की वाट लगती है, एनर्जी बहुत लगती है, थकान लग जाती है। बिल्कुल, इसीलिए जब लोग कहते हैं ना, कुछ लोग जो हमारी इंडस्ट्री को नहीं जानते हैं, वो इस तरह से कमेंट करते थे, क्या तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना ही तो होता है। हाँ, नहीं, बड़ा गुस्सा आता है कि सिर्फ पढ़ना क्या होता है। करेक्ट। आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, आप पूरे अपनी, एक तो वॉइस एक्टिंग में आपको पता है आप कहाँ कहाँ से किस तरह से आवाज़ें में, पेट से, गले से, अलग अलग जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें सिखाया जाता है। तो ये आसान काम नहीं है। अरे आपको इंटेंस काम है, intense काम इंटेंसिटी है। वाला काम है भाई। आप कहीं से बुरे जोन से आ रहे हो या सैड जोन से आ रहे हो और आपको यहाँ आके ठहाके लगा के हंसना है, आपको हंसना है, आपका मूड भले ही 1 घंटा पहले ऑफ हो। इससे मेरे को ना एक फिल्म याद आ गई, कुछ दिनों पहले ना, खुशबू अत्रे है हम्म, और आदि भाई ने उसमें एक्ट किया था, अच्छा। आदित्य जूनियर, आदित्य राज शर्मा। हाँ हाँ उन्होंने एक वॉइस आर्टिस्ट की, एक आर्टिस्ट की लाइफ दिखाई थी, जो तुमने मेंशन किया ना अभी कि कहीं आपको सैड हाँ। जोन से आ रहे हो, चीज़ें आ रहे हो तब, लेकिन जो कैरेक्टर करना है, जो डबिंग करना है, जी। वो तो करना है, उसको निभाना है निभाना है, एज ए वॉइस आर्टिस्ट, बिल्कुल। है ना। वॉइस एक्टर आपको करना पड़ता है। तो एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म है, अगर आपको भी लगे, मैंने देखा है, हाँ, देखिए ना, मैंने भी देखी, मैंने खुशबू को भी मैसेज किया था, बहुत अच्छा किया, आदि भाई को भी किया था, मैंने बोला बहुत अच्छा बनाया, मैंने बोला डायरेक्शन भी अच्छा किया है, वेरी बहुत नाइस। अच्छा किया। तो वो शॉर्ट फिल्म भी आप देखिएगा, उस शॉर्ट फिल्म में आपको पता चलेगा कि एक एक्टर किस किस चीज़ों से गो थ्रू करता है, एक वॉइस एक्टर किस किस चीज़ों से गो थ्रू करता है, वो अपनी चीज़ें, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रही हैं वो नहीं बता सकता है, राइट, वो रिफ्लेक्ट नहीं होने दे सकता अपने काम में। राइट। जैसे दूसरे जो प्रोफेशंस होते हैं, आपको लैपटॉप के सामने या जहाँ आपको बोलना नहीं होता है, आपके दिमाग में 10 चीज़ें चलती होगी, आप वो जोन में रह सकते हो, बट हियर यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट जोन एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट जोन। आपको उस कैरेक्टर के स्किन के अंदर जाना होगा। आप नहीं सोच सकते हो कि मेरे घर में आज सवेरे इसके साथ झगड़ा हुआ था या कोई किसी का देहांत हो गया था, ट्रू दैट, और आपको यहाँ करना तो है। आके करना है, कोई काम भी करना। हाँ, या आप उस दिन बहुत खुश हो, आपको बहुत खुश, आप कुछ हो गया, आपको इस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है, व्हाटएवर इट इज, बहुत खुश हो, पर आपका कैरेक्टर उस दिन डिमांड कर रहा है कि आप फूट फूट कर सैड रो, होना है, रोना है ना, रो मतलब रोना है। और कई कैरेक्टर्स के टाइम कई बार हम खुद रो पड़ते हैं, निकल जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं यार, निकल जाता हम है। इतने इंटेंसिटी के साथ उसको परफॉर्म करना पड़ता है या जी, करते हैं। हाँ। काफ़ी लोग हमारे स्टूडियो में भी काफ़ी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कोई कैरेक्टर करते हुए, मतलब जब मैं करवा रहा हूँ और जब मैं भी कहीं गया हूँ या मैंने भी कोई कैरेक्टर, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, एक्सपीरियंस बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि वॉइस सिर्फ, मैंने बोला ना, सिर्फ वॉइस नहीं, एक्टिंग है पूरी, जब हम कुछ बिल्कुल। कैरेक्टर करते हैं उसको जीते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, हम वाकई में बहुत लकी हैं कि हम सारे कैरेक्टर्स को जी पाते हैं, करेक्ट, हम हर एक को एक्सपीरियंस करते हैं, हर एक रस, जिसमें जो 9 रस होते हैं एक्टिंग में, हम हर एक रस को जीते बिल्कुल हैं। निकलते हैं हमारे बिल्कुल, वॉइसिंग के बिल्कुल। थ्रू, बिल्कुल हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। बिल्कुल नहीं यार, इजी बिल्कुल नहीं है, किसने कहा इजी है भाई, लेकिन मुश्किल कौन भी है नहीं वो है। माइकल आर्न? बिल्कुल। तो मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ किए हैं यार। डेड जी। बॉय डिटेक्टिव्स, यस, नेटफ्लिक्स में डेड बॉय डिटेक्टिव्स है, जाके देखिए आप, प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। तो कैसा रहा निको को रिकॉर्ड करना? निको को रिकॉर्ड करना बहुत डिफरेंट रहा, बिकॉज वो मरे हुए लोगों को दिख पाती है, उसे दिखते हैं, दूसरे लोगों को नहीं दिखते हैं, और वो अलग ही जोन में बात करती है, लाइक तुम नहीं समझते मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे जो दिखता है तुम्हें नहीं दिखता है। तो बहुत ही अंडर प्ले करके सटल टोन में बात करना। अगेन उसके अलग अलग स्टोरीज मैं बताऊंगी तो फिर वो ब्लूपर साउंड होगा या फिर वो स्पॉयलर्स हो जाएगा, तो मैं बताना नहीं चाहती नहीं, stories कुछ कुछ बता दो, देख लेंगे। तो हाँ, लोग तो देख लेंगे, इंटरेस्ट आएगा। हाँ, तो तो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, हिंदी में देखना, लेकिन हिंदी में देखना। इसी तरह से एक और शो था जिसमें
मैंने ज़िंदगी में पहली बार गाली दी थी, है? वो था ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक। अच्छा, हाँ, और उसमें तो लड़कियों सब, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री की सब लड़कियों ने उसमें डब किया होगा। वो एक ऐसा शो था जिसमें इंडस्ट्री की सारी फीमेल्स ने डब किया था। हाँ। मतलब लिटरली वहाँ पे साउंड विजन में लोग ढूंढ रहे थे कि यार लड़की कौन बची है। हाँ। तो वो एक शो था जिसमें उस समय चारू हैंडल कर रही थी, कल्पेश हैंडल कर रहे थे। तो चारू ने कहा था तुम बिंदास गाली दे दो। अब गाली देना आता नहीं है ढंग से, ट्रेनिंग नहीं हुई है अच्छी। ट्रेनिंग नहीं हुई है अच्छी। तो बेचारी चारू नहीं रही थी, तो वो क्या करती थी लिटरली, वो अब उसको भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, ऑफेंसिव लगता था कि यार मैं एक आर्टिस्ट से, जो बहुत पुरानी आर्टिस्ट है, उनसे कैसे गाली दिलवाऊं। बहुत सीनियर आर्टिस्टों से गाली दिलवाई उन्होंने। सॉरी चारू। तो लिख के वो दे देती थी कि ये आप बोल देना, और वो रिकॉर्डिस्ट के हाथ में थमा के बाहर चली जाती थी टेक के दरमियान। अच्छा। और हम यहाँ फंबल खा खा के गाली दे रहे। और वो गाली में फंबल कौन खाता है बे? तो ये चीज़ हुई, और फिर बाद में ऐसा दौर आ गया, मतलब मैंने एपिसोड खोला, गाली दी, 4 गाली दी, एपिसोड खत्म हो गया। अच्छा, सिर्फ गालियों के लिए? सिर्फ गालियों के लिए मैंने एपिसोड डब की। फिर बाद में ऐसा हो गया कि मैं कहीं से आ रही हूँ, किसी का कोई गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन है, लिटरली मतलब मैंने कहा आज हम ऑरेंज कर रहे हैं, निकल जाएगा इसमें। उसमें मैंने लिटरली निकाला फ्रस्ट्रेशन गाली देकर। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि यार कभी कभार गाली देना अच्छा भी होता है। So, हमने जिस तरह से निको एक डिफरेंट कैरेक्टर था, फ्लैका भी बहुत डिफरेंट कैरेक्टर थी। Correct. और एक रिमेम्बरल मतलब यादगार शो है जहाँ पे मैंने गाली दी है। तो निको भी एक ऐसी कैरेक्टर जहाँ पर मैं मुर्दों को देखती हूँ या जो मर चुके उनको देखती हूँ, और अंडर प्ले वाला कैरेक्टर थी। करेक्ट। अच्छा था, अच्छा किया था तुमने। मैं पहचान गया था जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने आया ना, तुमने मेरे से पहले कर दिया था। मैंने बोला ये नीलूफर ने किया ना? बोले हाँ। तो अभी ऐसे एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, मेमोरेबल कैरेक्टर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो तुमने किया था, जो बहुत अच्छी सीरीज चली, पूरे भारतवर्ष में सब ने देखी है, वो है फेरिया में हांडे। ओह हांडे, है ना? यस। अच्छा कैरेक्टर था वो। सीरीज कितनी प्यारी थी। बहुत प्यारी सीरीज थी, बहुत प्यारी, है ना? मतलब वो आई थिंक मेरा फर्स्ट टर्किश शो था। और उस समय रोजेफ, आई वाज प्रेग्नेंट विद रोजेफ। अच्छा। तो वो मेरे लिए अलग एक कैरेक्टर थी, जो है ना हर बात में है ना, बहुत ही हाई क्लास प्रोफाइल की लड़की होती है। वो सांस छोड़ छोड़ के सांस ले लेके बोलती है, हे मेर तुम अपने आप को समझते क्या हो? हमारे यहाँ के नौकर भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। वो इतना टफ कैरेक्टर रख रही थी, अपने आप को इतना टफ रखती रही थी। सो इट इज़ अगेन अलग कैरेक्टर थी। और फर्स्ट टर्किश शो था, तो लोगों ने बहुत सराहा भी, बहुत पसंद भी किया। उसे फिर रीडअप भी किया गया। तो जिस आर्टिस्ट ने रीडअप किया, तो वो तो कह रही थी कि ये आपने एक हिस्ट्री कर दी, चैलेंजिंग कैरेक्टर हो गया, मुझे आपको अडैप्ट करके सुनकर बोलना। तो रीडअप क्यों करवाया उसको? प्रोडक्शन हाउस चेंज हुआ। अच्छा, मतलब रीडअप करा, मतलब आगे के एपिसोड्स या सेम चीज? अच्छा, प्रोडक्शन चेंज हो गया होगा, शायद ब्रॉडकास्टर भी चेंज हो गया होगा, तो कंपनी चेंज, मतलब जो दिखाने वाले वही चेंज हो गया, तो उन्होंने वाला डब नहीं लिया होगा, डब उन्होंने फ्रेश करा होगा। करेक्ट। तब तो उन्होंने तुमको नहीं बुलाया दोबारा? नहीं, कहा बजट बहुत कम है, हम आपको नहीं बुला सकते। मैंने कहा इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। हाँ, सही बोला। अब तुमने बोला था ना, अच्छा वो तुमने सोच लिया। हाँ, मैंने कहा कि थैंक यू फॉर नॉट कॉलिंग मी देन। स्क्विड गेम्स। ओह, स्क्विड गेम्स। जियोंग यार, ये नाम भी ऐसे अजीब होते हैं ना, हाँ, बोला नहीं अजीब जाता। से कोरियन नाम, माफ कर देना, लेकिन कैरेक्टर आप समझ गए होंगे। हाँ। उसकी कुर्बानी के जो वीडियोस हैं वायरल हैं यूट्यूब में भी। बड़ा अच्छा कैरेक्टर था वो, एक दोस्त के लिए अपना सैक्रिफाइस कुर्बानी देगा कौन? देगा हम। हाँ, हम देगा। हमने दे दिया, गोली मार लिया, कच्चे गिरा दिए, कंचे उधर करके गोली खा लिया। हाँ। और कुर्बानी दे दी। अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन काफी सेंसिबल लगा। काफी उस कैरेक्टर ने एक मिसाल कायम की, चीजें वगैरह। तो कैसा था वो कैरेक्टर? अगेन वो स्क्विड गेम तो सारे प्लेयर्स ही थे, एक प्रेशर में खेल रहे थे, वो इमोशनल प्रेशर भी था। उसके लिए जियोंग के कैरेक्टर में ऐसा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई बचा नहीं, उसके लिए दुनिया में कोई नहीं है जिसके साथ वो खेल रही है, जो पार्टनर है। अब उसकी अच्छी दोस्त बन गई, तो अब मेरे लिए कोई है नहीं, उसकी दोस्त की ज़िंदगी में फिर भी कोई है।
तो वो उसके लिए ऐसा था कि मैं नहीं जीऊँगी चलेगा, हाँ। मेरी वजह से अगर मैं अपनी हार मान लेती हूँ तो मेरी दोस्त जी जाएगी। तो उसने अपने कंचे गिरा दिए। कंचे गिरा देने पर बस अब तो उसे मरना था, दे दी कुर्बानी, बंदूक तो ये की जो गोली चल कुर्बानी गई। थी जियोंग की, कभी लाइफ में तुमने इतनी बड़ी तो कुर्बानी नहीं कोई नहीं देता है, नहीं। नहीं देनी चाहिए, या जिसकी सिचुएशन होगी जियोंग की हमें नहीं पता, बट ऐसे सेक्रीफाइसेस लाइफ में कुछ किए हैं तुमने जीवन में? फीमेल होना ही बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है यार, हाँ, बिल्कुल। अच्छा। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग मदर, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। और जैसे हम जिस तरह से अभी वॉइसिंग की बात कर रहे हैं, तो वॉइसिंग में भी मेरी प्रेगनेंसी के थ्रू मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स को कुर्बान करने पड़े। रोज़ेफ जब हुआ था तब लिटिल सिंघम के ऑडिशंस हो रहे थे। अच्छा। ब्रिजी ने, हाँ, तब उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था कि सिंघम के लिए हम आपको ऑडिशन करना चाहते हैं। हाँ। मैंने कहा देखिए अभी अभी मेरा बेटा हुआ है, वो 1 महीने का भी नहीं है, तो मैं आप लोग के डेडलाइंस नहीं मीट कर पाऊँगी। करेक्ट। तो वो मुझसे नहीं हो पाया, मैं ऑडिशन भी नहीं दे पाई घर से। फिर भी उन्होंने घर से ऑडिशन करवाया, मैंने अपना बहुत सारा काम घर से किया, घर पे सेटअप है, तो वो एक कुर्बान हुआ। बट मैं खुश हूँ जिन्होंने भी किया, बहुत बहुत अच्छा किया। लिटिल सिंघम ना? लिटिल सिंघम स्वप्निल करती है ना जी, शायद? अभी सुबेला करती है। अभी सुवेला करती हाँ। है, अच्छा। बट फिर भी लिटिल सिंघम तो मेरे हवाले होने ही था, तो बेबी लिटिल सिंघम मैं करती हूँ जो क्या बात है यार, उस ऊपर वाले का भी खेल निराला है। कि बस अगर क्योंकि तुम्हारे- उस समय अगर तुम रिसेंटली मॉम नहीं बनी हो, तुमको अपने रोजेफ को टाइम नहीं देना होता, तो ऑब्वियसली तुम करती, जी। शायद तुम्हारा हो जाता। जी जी तो वो ऊपर वाले ने घुमा फिरा के ले आया कि भाई बेबी लिटिल सिंघम कर ले, तुम करोगी। हैं? क्या बात है यार। तो बेबी लिटिल सिंघम वाकई में बेबी है, टॉडलर है। हाँ। तो वो मैं अपनी बेटी, जब मेरी बेटी हुई तो मैं उसको बहुत ऑब्जर्व कर करके करती थी कि वो कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ यही करता है। क्या बात है यार, और ये तुम डब कर रही हो? मैं डब कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो ये ओरिजिनल है हाँ, या ये ओरिजिनल है, original मतलब वो है? लोग एनिमेशन बना देते हैं, हम अच्छा, एनिमेशन बना बट देते ये हैं? इंडियन है, इंडियन इंडियन ही है, बट एनिमेशन बनाने के बाद यू फिल द एक्सप्रेशंस। यस यस। टॉडलर। तो टॉडलर के, तो मतलब हम टॉडलर से लेके 60 साल की बुढ़िया तक के आवाज़ें देते हैं हम वॉइस आर्टिस्ट। करेक्ट। तो वो मेरे लिए एक सैक्रिफाइस था। उसी दरमियान मैं पावर ऑफ गर्ल्स भी कर रही थी। पावर ऑफ गर्ल्स के लिए ऑडिशन हुआ, ब्लॉसम। तो ब्लॉसम अप्रूव हुआ, उसके कुछ सीजन्स किए मैंने। फिर ब्लॉसम करने के बाद अब रोज़ेफ हो गया। तो रोज़ेफ होने के बाद मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, उनके डेडलाइंस मीट करने थे, तो डेडलाइंस मीट नहीं कर पाई, तो दे हैड टू गेट इट डन फ्रॉम समवन एल्स। तो ब्लॉसम मैं कर रही थी, टाउन्सविल को बचाना होगा वो। फिर उसके बाद मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में रिदा के पैदा होने के समय स्टारफायर, टीन टाइटन्स गो, अच्छा। वो मैं अगेन टाइम नहीं दे पा रही थी। और उस समय नारुतो के लिए भी मुझे ऑडिशंस करवाए जा रहे थे, जो अभी पूजा पंजाबी कर रही हैं। तो मट्टू जी ने बोला था कि नीलोफर आपसे करवाएं, तो उन्होंने घर से मुझसे करवा भी लिया। लेकिन उनके अगेन एपिसोड की डिलीवरी बहुत जल्दी जल्दी थी, हफ्ते में इतने दिन है, इतने दिन है। मैंने कहा मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी अगेन, तो मुझे वो शो भी, मैंने कहा कि आप मुझसे ना ही कराएं तो बेटर होगा, क्योंकि आप लोग अटक जाओगे। ये तो तुमने गजब की बातें बताई हैं, मतलब सेक्रीफाइस की पराकाष्ठा बता दी तुमने। मुझे पता ही नहीं था कि जियोंग की तरह तुमने सेक्रीफाइस किया होगा, लेकिन तुमने तो बहुत बहुत सेक्रीफाइस किया। तो ये करना पड़ता है घर बच्चों के लिए, चीज़ों के लिए। लेकिन बिल्कुल। अगर वो तुमने जैसे बीइंग ए फीमेल, है ना, फीमेल वॉइस आर्टिस्ट, वो तुमने बताया कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा घर पहला है, तो उसके लिए तो ऐसे कैरेक्टर छोड़ दिए, लेकिन छोड़ने पड़े क्योंकि कैरेक्टर से भी तो हमें उतना ही प्यार है। इससे थोड़ा सा दुख और थोड़ा सा वो होता है कि सेक्रीफाइस को बोलते हैं उसको, है ना, एक सेक्रीफाइस ही है, हाँ, एक सेक्रीफाइस ही है, पर खुशी भी है क्योंकि आई वाज न्यू मॉम दैट टाइम। करेक्ट। बहुत से लोग, जैसे शिवा, उस समय शिवा भी चल रहा था, आफ्टर शिवा वाज ऑन इट, लेकिन इतने हमारी इंडस्ट्री के लोग भी इतने सपोर्टिव भी है ना कि वो लोग रुकते भी हैं। मैंने शिवा के बहुत सारे एपिसोड्स घर से डब कर करके भेजे, प्रोमोज घर से डब कर करके भेजे थे, तो ये सब वो लोग रुक भी रहे थे। सेकेंड बेबी के टाइम पे मैं कुंफू पांडा कर रही थी। अच्छा। कुंफू पांडा में वरुका, अगेन एक और बहुत चैलेंजिंग, वो भी जबरदस्त कैरेक्टर है।
उसके डायलॉग से हमें डर नहीं लग रहा था, उसके रिएक्शन से डर लग रहा था। उसके रिएक्शंस इतने खतरनाक है ना कि लिटरली डर लगे कि यार अब ये हंसने वाली है, उसकी हंसी से डर लगे। वो ऐसे हंसी थी अबे यार ये तो बड़ा जबरदस्त लाफ्टर है। सांस निकल जाती थी। तो मेरी बेटी के दरमियान जब वो पैदा हुई थी तो वो लोग ऑलमोस्ट 1 महीना रुके मेरे लिए, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं नहीं आ पा रही थी। 1 महीने के बाद लगभग 25 दिन, महीना भर जैसे तैसे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, नीलूफर किसी भी तरह से आके करके जाओ, पर आओ और करो, तुम ही करो। तो मैं अपने स्टिचेस वगैरह के साथ में गई एंड आई वाज लाइक बहुत अनकंफर्टेबल जोन में थी। मैंने कहा मैं उतना एफर्ट्स नहीं डाल सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई स्टिचेस एंड ऑल दैट थिंग, बट बहुत सपोर्टिंगली वो लोग ने काम करवा लिया और वो ऑन एयर हुआ। क्या बात है, मतलब डबिंग मैंने कभी छोड़ी नहीं, डबिंग को कभी मैंने ब्रेक नहीं दिया। इनफैक्ट मैं लेबर रूम में जा रही थी तभी भी मैंने अंदर से भी मैंने रिकॉर्ड किए थे शिवा के प्रोमोज। व्हाट आर यू सेइंग? यस, माय डॉक्टर वाज मैड। भाई ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। नीलूफर यहाँ पे तो गैप दो, यहाँ पे तो टेक रेस्ट, नीलूफर यू आर इन लेबर रूम। आई सेड हाँ लेकिन वो प्रोमो ऑन एयर होने वाला है। सीरियसली? अरे यार गजब यार। सो फीमेल होना बहुत डिफिकल्ट है, बट येट बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम इतने वर्सेटाइल होते हैं। यस और तुमने हर सिचुएशन में बहुत जितने तुमने मेरे को बताया बहुत अमेजिंग तरीके से उसको हैंडल किया है ना, और जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर किया, जहाँ पर छोड़ना है वहाँ पर छोड़ा। वेरी नाइस, अमेजिंग। सो आप उसको सैक्रिफाइस बोलो या आप बोलो एक चीज़ गई तो दूसरी चीज़ आपके पास, मतलब बच्चों से ज़्यादा आई मीन बीइंग अ मदर उनके आगे तो कुछ ही नहीं है। तो ऐसा है। ये था सीन। बहुत सारी बातें हुई यार हमारी। एक थोड़ा सा एक बात और है कैरेक्टर्स को लेकर, के ड्रामाज आजकल काफ़ी चल रहे हैं, तुमने भी काफ़ी किया है। एक हायरार्की, हाँ हायरार्की में तुमने कैरेक्टर किया है। हाँ, हेरा यार इनके नाम इतने डिफिकल्ट होते हैं ना। सॉरी यार नाम थोड़ा गलत ले लिया। हाँ, नाम डिफिकल्ट होते हैं। और हेरा काफ़ी अच्छा तुमने किया है, अभी नेटफ्लिक्स में है ना वो? जी ऑन एयर है हिंदी में। तो वो भी एक किस्सा था। कैसे था? हीरा के लिए कल्पेश ने मुझे कास्ट कर लिया और मेरी आवाज़ उस समय बैठ गई। एक एपिसोड करने के बाद उसने सोचा कि ये पेपी कैरेक्टर है तो ये कर ले, ये नीलूफर कर लेगी। मेरी आवाज़ बैठ गई और उस दरमियान ऐसा हुआ कि मेन जो कैरेक्टर थी वो सोनल थी, उसकी भी आवाज़ ख़राब हो गई थी, मेरी भी आवाज़ ख़राब हो चुकी थी। तो वो प्रोजेक्ट कैसा था कि यार इसमें जितने आर्टिस्ट सबकी आवाज़ ख़राब ही हो रही है, सबकी आवाज़ ख़राब हो रही है, बताओ। तो उसमें मेरी आवाज़ लिटरली बदल चुकी थी। लिटरली बदल चुकी थी, आवाज़ बुरी तरह से बैठ चुकी थी। तो कैरेक्टर कैसा था वो? कैरेक्टर अगेन शी वॉज अ नेगेटिव कैरेक्टर थी, थोड़ी सी क्लीशे टाइप की कैरेक्टर थी। तो कोमोलिका टाइप की? नॉट कोमोलिका तो ओवररेटेड है, ये अंडररेटेड है थोड़ी सी। तो उसके लिए हमेशा नेगेटिव ही सोचना, और ये लोग बहुत ही सोबो क्लास वाले लोग हैं, तो एक क्लास मेंटेन करना कैरेक्टर को। इसको मैंने नेचुरल वॉइस ही दी थी, बट मेरी नेचुरल वॉइस मैं नहीं दे पाई उस समय बिकॉज मेरी आवाज़ बदल चुकी थी, आवाज़ ख़राब हो चुकी थी। तो ये 3-4 महीने पहले की बात है जी। उस दौरान मैंने भी तुमसे बात की थी, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल बैठ रखी थी ना, हफ्ते 10 दिन बहुत लंबे समय के लिए बैठी हुई, आवाज़ निकल ही नहीं रही थी और मैं डर चुकी थी। और हम आर्टिस्टों के लिए अगर आवाज़ बैठ गई या वॉइस आर्टिस्ट, अगर कुछ दिनों तक आवाज़ खराब हो जाती है तो यही हमारा धंधा है। यही हमारा सब कुछ है यार। सही बात है, बिल्कुल सही बात। डरावना था। बट अगैन के ड्रामाज ये किया था और भी कुछ शोज़ कर रहे थे। एक तो के ड्रामा में मसला ये होता है कि हम है ना कैरेक्टर भूल जाते हैं, वो सबकी शक्लें सेम होती है, बंदा बंदी सब एक जैसे दिखते हैं, सबके सब गोरे गोरे सुंदर सुंदर से लगते हैं, समझ नहीं आता किसके लिए डब करना है, कैरेक्टर ही भूल जाते हैं। ये होता है। मज़ा आ गया मेरे को, कितने सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं यार। ये तो जो रैंडमली हमको याद आया वो बताया मैंने और तुमने अमित इतना काम किया है कि जब कोई पूछता है कि क्या किया तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई थी soundpitara.com, उसमें मैंने अबाउट मी में मैंने डाला था
मैंने लिखा है इंटर डायमेंशनल सीकर, Oh my है ना, God. एंड आई राइट एंड आई डब, या आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आई एम वॉइस एक्टर एज एंड आई एम ए राइटर एंड आई हैव डायरेक्टेड ए डॉक्यूमेंट्री। और उसके नीचे मैंने बस जितने भी कैरेक्टर किए थे ना सबकी फ़ोटो डाल दी है, और मैं कुछ साल से उसको अपडेट करने ही भूल गया हूँ। करना तो चाहिए। मैं ये करना चाहिए, पता आप क्या कहते हैं, अपने कैरेक्टर्स की फ़ोटोज़ डाल दो। तो और वो भी मेन मैंने डाल दिया, ऐसे तो बहुत सारे किए हैं। तो ये एक मैंने काम किया, तुम भी ऐसा कुछ कर दो, अपनी वेबसाइट बना लो एक, उसमें अपडेट करते रहा करो। मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, फॉलोइंग द ट्रेंड। यस, हम यू शुड डू इट। बहुत से आर्टिस्ट जिसमें से मैं खुद भी हूँ कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, मुझे लगता है Technically. मतलब हाँ, टेक उसमें डिजिटल उसमें टेक्निकली हाँ, चैलेंज्ड पीपल लाइक अस। हाँ। सो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि यार तुम इतना काम नहीं करते हो, करो। तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें डालना चाहिए। आप तुम्हें लोगों को post क्या करना लगता चाहिए। है, ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनको बारे में बहुत सारे लोग जान नहीं रहे, जानते हैं ढूंढ के आते हैं, जिस बारे में हमने बात की। खुद का प्रमोशन थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, है ना, किसी मुझे लगता तरीके है से भी आज के करो। टाइम में तो जरूरी है। ज़रूरी है। अभी एक रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास तुम्हारे लिए, है ना, मैं अच्छा। सबके साथ करता हूँ। तो तुम्हारे लिए भी मैंने कुछ लिखे हैं, जो तुम्हारे लिए लिखे हैं, जो कैरेक्टर्स तुम्हारे हैं उनसे रिलेटेड हैं। ओके, तो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, रैपिड फायर राउंड ज्यादा नहीं सोच सकती मैं ज़्यादा नहीं सोच यार, सकते। वैसे ही बहुत सोचती हूँ मैं। ठीक है, चलो कुछ इंग्लिश में भी पूछ लूँगा, कुछ हिंदी में पूछ लूँगा, ठीक जैसी है? मर्जी साहब। हाँ। मूषक राज, मिनी माउस और बेबी लिटिल सिंघम का डांस ऑफ होगा तो कौन जीतेगा? बेबी लिटिल सिंघम। क्यों? वो हर बार नाचता है, अच्छा, नाचता ही रहता है। विच कैरेक्टर वुड यू ट्रस्ट टू कीप अ सीक्रेट? स्टार फायर फ्रॉम टीन टाइटंस या फिर कैंडिस फ्रॉम फिनिस एंड फर्ब? स्टारफायर फ्रॉम टीन टाइटंस। क्यों, कैंडिस बोल देगी? कैंडिस बोल देगी। इना चलबे। এটা চলবে না। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर निको किसी मॉल में जाएगी तो सब क्या करे, क्या वियर्डेस्ट थिंग क्या करेगी वो? वो पेंटिंग्स खरीदेगी, पोर्ट्रेट्स खरीदेगी? खरीदेगी क्यों? या बनाएगी वो, क्योंकि वो पेंटिंग्स को बोलते हुए देखती है ना, वहाँ उसमें बताया गया है कि वो हाँ। पेंटिंग्स लाइव कर पाती है। हाँ, correct. पेंटिंग्स में जो कहानी घटती है वो पता कर पाती है किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डेड बॉय डिटेक्टिव्स देख लो, हाँ, हिंदी में। हिंदी में। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर का। अगर तुम एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करती हो तो अपने कौन से कैरेक्टर्स को अपने साथ ले जाना चाहोगी? वैसे तो सारे कैरेक्टर्स को लेके जाना चाहूंगी यार, सारे अच्छे हैं। है? शिवा, हम्म, ब्लॉसम, स्टारफायर, लिटिल सिंघम, बेबी लिटिल सिंघम, बस आई थिंक इतने काफ़ी है। बढ़िया था। जवाब बहुत अच्छा था आपका सभी रैपिड फायर का। अभी मैंने एक और चीज़ ऐड की है नीलोफर Okay. आपके लिए। मैं कुछ क्योंकि इतना अच्छे वॉइसेस आपने किए हैं, मैंने ना कुछ एक सिचुएशन बनाई है जिसमें Okay. आपको वो कैरेक्टर के साथ वो सिचुएशन में कैसे बात करेंगे वो लोग, उनका कॉन्वर्जेशन करना है। जैसे एक सीन है कि शिवा और स्टार फायर एक सुपर हीरो मिशन के लिए एक टीम में आ जाते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डिस्कस करेंगे। तुम यार डायरेक्शन भी यहाँ पर ही निकाला है। तो अच्छा, शिवा और स्टार फायर ओके, एक दोनों हीरो हैं, है ना, कैसे करेंगे सुपर हीरो मिशन में जाना है, अपना डिस्कशन थोड़ा कैसे करेंगे। स्टारफायर, मैं अपनी साइकिल लेके निकलता हूँ, तुम तोड़ कर आओगी ना, ट्रैफिक से बच जाओगी। मुझे तो अपनी साइकिल निकाल के चलना होगा, मुंबई की ट्रैफिक जो है। ओ शिवा, तुम एक बच्चे हो। बच्चा नहीं कहना मुझे। तुम एक बच्चे हो, तुम मेरी ये शक्तियों को नहीं समझ पाओगे। तुम जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी, समझे? बाकी वो लोग डिस्कशन कर लेंगे। बाद में लेकिन कर बहुत लेते बढ़िया यार, अमेजिंग है। जो स्विच ओवर था बीच में बच्चे वाला, वो काफी इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। एक और सिचुएशन में देना चाहता हूँ, वैसे मैंने बहुत सारी लिखी है लेकिन एक और देना चाहता हूँ मैं कि जो खुशपुस्ताई है हम्म, वो क्या कहते हैं, मूषक राज को हम्म, तुम्हारे एक कॉन्सेप्ट समझा रही है। ओके, वो कॉन्सेप्ट मान लो कोई एक साइंटिफिक, जैसे शिवा की साइकिल है, हाँ, वो साइकिल कैसे काम करती है, ये खुशपुस्ताई समझा रही है शिवा की साइकिल कैसे काम करती है मूषक राज को। शिवा नहीं है इसमें, चलो सिर्फ शिवा ऑफेंडेड हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो बीच में आ सकता है, चलो शिवा। अच्छा, ये मूषक राज, ये देखने का, ये जो है ना, ये साइकिल है। अपन लेके जाते ना, वो मार्केट में साइकिल लेके जाते हैं, तो उसमें भाजी पाला रखता है,
इसमें भी रख सकते हैं, लड्डू बिड्डू सब रख सकते हैं हम लोग उसमें। तो तू ना ये जो साइकिल है ना उसके अंदर तू ऐसा छुपके से इधर से नहीं आने का, ऐसा सामने सामने बैठने का। वो शिवा आ जाएगा ना, शिवा शिवा अपने आप को बोलते हैं, मैं बच्चे नहीं कहने का, बच्चे नहीं कहने का। वो आ जाएगा ना, वो साइकिल में बैठने नहीं देगा, जल्दी जल्दी बैठ रे, अपने को पूछने का है मुंबई का ट्रैफिक बहुत तेरे बाबा। अमेजिंग है यार, मैं ताली बजाने का मन कर रहा Thank you, है। क्या बात है। मूषक राज, लेकिन तुमने बीच में डायलॉग नहीं बोला मूषक राज का। मूषक राज रिस्पॉन्ड करेगा, चलो जल्दी से। मुश्किल में मैं तो मूषक राज हूँ, श्री गणेश जी का वाहन हूँ। मैं तो सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। मुझे किसी साइकिल की जरूरत है ही नहीं, आवश्यकता है ही नहीं। मैं चला जाऊंगा। आप खुशपुस्ताई, आप घर जाकर आराम कीजिए, दिमाग शांत कीजिए। अरे देवा, मैं ही देवा का भक्त हूँ, मैं ही देवा का वाहन हूँ। आप मुझसे कह रहे हो, आप घर जाइए। देवा, अरे देवा कैसे छुआ रहे बाबा। अरे वाह यार, बहुत अमेजिंग यार नीलूफर, मुझे सबसे ज्यादा मजा आया आज। Thank you, ऐसे thank नहीं, you, पहले मुझे वालों के बहुत साथ मजा भी आया, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। तुम्हारी जो एनर्जी है ना, और जो तुम बिल्कुल जान डाल देती हो जब भी तुम जो भी कैरेक्टर करती हो, सीरियसली थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक Thanks यू to सो you. मच। तो नीलूफर, काफी अच्छा लगा यार तुमसे बात करके मुझे। थोड़ा सा मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में पूछना चाहता हूँ। तुमने मेरे को बताया जैसे तुम एक नॉर्मल फैमिली से आते हो, जो मतलब जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का या ऐसे हमारे जो क्रिएटिव वर्ल्ड का जिनको एक्सपोजर नहीं था, उन वो घबरा भी गए थे। और अभी फैमिली में कौन कौन है? तुम्हारे हस्बैंड हैं फिरोज, जो वॉइस आर्टिस्ट है, जो खुद एक वॉइस आर्टिस्ट है। जी। और अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताओ। मैं कैलकाटा से हूँ, मुंबई कैलकाटा, बॉर्न इन कैलकाटा, ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ। एजुकेशन पूरी यहाँ पर हुई है। बाय फ्लुक वॉइस आर्टिस्ट हूँ मैं। फिरोज मेरे सीनियर हैं, स्टूडियो में मिले, स्टूडियो में दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शादी स्टूडियो के बाहर हुआ। डब करते करते ही, टेक लेते लेते ही। तो मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, रोज़ेफ और रिदा, अपकमिंग वॉइस आर्टिस्ट। हाँ, वो भी बन रहे हैं, करेक्ट। तो बाकी पूरा एनवायरनमेंट हमारा बहुत ही आर्टिस्टिक रहता है। घर में दोनों ही, फिरोज़ और मैं दोनों ही वॉइस आर्टिस्ट हैं। इसके लिए ज़्यादातर हम सारी हमारी फील्ड में जो चलता है हम बहुत अच्छे डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में हमारी दिक्कत नहीं आती है। बाकी मॉम डैड पास में ही रहते हैं, 2 भाई हैं, वो लोग एक अलग ही फील्ड में हैं, उनको हमारी इंडस्ट्री समझ में नहीं आती। तो कई अभी तक मैं सालों से समझा ही रही हूँ कि ये इंडस्ट्री ऐसी होती है। बाकी वो लोग ऑनलाइन देख लेते हैं या टीवी पे देख लेते हैं क्या कर रही क्या नहीं, फिर भी बोलते हैं ये मेरी बेटी की आवाज़ नहीं है, ये लगी नहीं रही। मम्मी बोलती है, मम्मी बोलते हैं, डैडी भी बोलता है कि ये मेरी बेटी की आवाज़ नहीं है। वो तो ऐसे कभी बात ही नहीं कर सकती है। मैंने कहा नहीं, मैं बात कर सकती हूँ, मेरी आवाज़ है ये। वो उनको लाइव करके कभी सुनाती नहीं है तुम? सुनाती हूँ, तो बोलते हैं ये तो ऐसा यहाँ पर करती, वहाँ थोड़ी ना ऐसा करी। लोगों के सामने शर्म भी तो आती है ना। मैंने कहा नहीं, माइक के सामने नहीं आती शर्म। तो एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड आर्ट्स फील्ड में रह चुका है। तो जितनी पढ़ाई की वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया मैंने, अदर देन द लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा, आई मीन लैंग्वेज कमांड होने की वजह से हमारे वॉइसिंग इंडस्ट्री में बहुत काम आया। सो आई बीन मैरिड टू फिरोज लाइक फॉर अराउंड 14 years। और फिरोज मुझे झेलते हैं, खुश रहते हैं फिर भी। जिंदगी सही चल रही है? ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। आप जैसे सारे दोस्त हैं, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं। हम काम ज़्यादा काम कम बातें ज़्यादा करते हैं कई बार स्टूडियोज में। मस्ती बहुत करते हैं, काम करते करते मस्ती बहुत हो जाती है। जी। एंड ये पूरी वॉइस इंडस्ट्री एक फैमिली है, फैमिली जैसी है। मतलब मैंने अपने आप को कभी इमेजिन नहीं किया कि मैं वॉइसिंग छोड़कर कोई और काम कर सकती हूँ या नहीं। मतलब इतना ज़्यादा ये हमारे अंदर घुसा पड़ा है। करेक्ट। सो एवरीथिंग इज सो गुड लाइक दैट। तो ऐसी है लाइफ माशाल्लाह। वेरी नाइस। और क्या प्लान्स है अदर देन डबिंग? क्या प्लान्स हैं जीवन में? क्या चाहते हैं तुम्हारी? चाहते तो यार बहुत कुछ है। और प्लानिंग्स तो मैंने लाइफ में कभी कुछ ऐसी खास की नहीं है। ऐसा मैंने कहा मैं बाय फ्लुक आर्टिस्ट बनी हूँ, एक्सीडेंटली आर्टिस्ट, तो आगे क्या लिखा होगा, जो लिखा होगा वही करेंगे, है ना। सो वॉइसिंग कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। वॉइसिंग को जितना हो सके एक्सपांड कर सकें तो एक्सपांड करूँगी मैं। और जितने लोग या फैंस उनसे कभी किसी ना किसी तरीके से मिलने का मौका मिलेगा, मिलूँगी ज़रूर।
इंटरेक्ट करूँगी, रूबरू होंगी। अमेजिंग यार। फिलहाल तो आपके जो फैंस हैं, जितने आपको डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आई एम श्योर कॉल्स भी आते हैं आपको कि शिवा की आवाज़ में बच्चों को मेरे विश कर दीजिए आई एम श्योर जब वो ये पूरा हमारा पॉडकास्ट देखेंगे और जो तुम्हारी ये जर्नी रही है ना, जीवन की, कैरेक्टर्स की, थ्रू आउट तुम्हारा करियर स्पैन में, उनको सुन के देख के बड़ा मज़ा आएगा। आई एम श्योर कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा आपको, ये कैसा लगा आपको ये पूरा पॉडकास्ट। नीलूफर, कुछ आप कुछ बोलना चाहती हैं हमारे जो लिसनर्स को, व्यूअर्स को, कि बीइंग ए वॉइस आर्टिस्ट, आप एक अपकमिंग वॉइस आर्टिस्ट जो है, जिनका जो करियर लेना चाहते हैं, उनको कुछ तैयारी कैसे करें या कैसे बन सकते हैं, या क्या उनको आप एक सजेशन देना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे? कुछ टिप्स ऐसे हैं कि ये जो अमित है ना, अमित का ही काम अगर देखोगे तो बहुत कुछ सीख लोगे। अमित बहुत अच्छा वॉइस आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा एक्टर है, ही इज़ अ वेरी नाइस राइटर। चौड़े हो रहे हो भाई साहब तुम। बाकी अडेप्ट द कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर को आप अडेप्ट करो, उसे देखो, उसे सीखो, उसे कॉपी करो। एक्चुअली देखा जाए तो डू अ लॉट ऑफ रीडिंग बहुत काम आती है। रीडिंग करो ताकि आपके डिक्शन सही रहे, आपके डायलॉग डिलीवरी सही हो। लैंग्वेजेस पे काम करो। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। और अपनी इंडस्ट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखो, सीनियर्स की इज्जत करो। सो काम मिलता रहेगा। दिस इज़ अ वंडरफुल इंडस्ट्री, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत क्लीन इंडस्ट्री, साफ सुथरी इंडस्ट्री है, और वैल्यूएबल इंडस्ट्री है ये। अच्छी बात बोली तुमने कि सीनियर की इज्जत करो, इंसान अच्छे बने रहो, हाँ। ऑब्जर्वेशन करो, बिल्कुल। अपने उस पे ध्यान, अपने स्किल्स पे ध्यान दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, मैं तुमको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। जाते जाते ना तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हारे कैरेक्टर्स का कुछ नाम लूँगा जो भी तुमने डब किए हैं, और तुम्हें जाते जाते एक मैसेज देना है अबाउट विचार एंड वाइब्स व्यूवर्स को, लिसनर्स को, अपनी वॉइस में। कैरेक्टर के नाम लूँगा मैं, शिवा। दोस्तों, विचार एंड वाइब जरूर देखना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारी चीजें पता चलेगी तुम्हें। स्टार फायर। विचार एंड वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। ब्लॉसम। ओफो, टाउन्सविल के लोग, विचार एंड वाइब्स को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसे देखो। मिनी माउस। बटन्स एंड बॉस, विचार एंड वाइब्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। हाँ? रिग्बी। बेबी सिंगम। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया नीलोफर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विचार एंड वाइब्स में आने के लिए, वाइब्स क्रिएट करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा नीलोफर के साथ मेरे पॉडकास्ट विचार एंड वाइब्स का। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, बहुत मजा आया। थैंक यू नीलोफर, थैंक यू नीलोफर। और नीलोफर, ये एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, विचार एंड वाइब की तरफ से। ओह वाओ, ये कितना प्रिटी है, छोटा सा। हाँ, बहुत अच्छा है। यार बहुत सुंदर है। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। मैंने सोचा कि पॉडकास्ट है हमारा, जो हमारे गेस्ट आएंगे उनको ये देना चाहिए। स्पेशल है ना, बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीलोफर आने के लिए। आई एम श्योर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। यहाँ तक पहुँच गए तो पूरा ही देखा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलोफर। थैंक यू सो मच। सी यू।